एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। 3 वर्ड से ये कहानी बनी है। सबसे पहले तो ये बताऊं कि हम पढ़ रहे हैं लॉ, और लॉ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन। यार, हम रहते हैं इंडिया में। जब हम इंडिया में रहते हैं तो एक ही प्रॉब्लम आती है कि सर जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमें ना पता ही नहीं होता करना कैसे है और इश्यूज क्या आएंगे। तो गवर्नमेंट हर चीज के लिए क्या बना देती है? रूल्स एंड रेगुलेशन। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए बनाए गए? कंपनी के लिए। यानी कि सर इस एक्ट में हमें सिर्फ 3 वर्ड फोकस करना है और ये एक्ट हमें समझ आने लग जाएगा। 1 2 3। सिर्फ ये 3 वर्ड से हमें कंपनीज एक्ट 2013 समझ आने लग जाएगा। 2013 का मतलब है ईयर, जिस साल से ये लॉ आया। यानी सर 2013 से पहले भी तो कुछ होता होगा। तो सर इससे पहले भी एक एक्ट होता था, दैट इज कॉल्ड 1956। क्या इतनी बात समझ आती है कि सर 2013 तो है, पर इससे पहले कौन सा लॉ था? 1956। यानी सर चेंज होता रहता है लॉ, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है। पुराने वाले में कुछ इश्यूज रहे होंगे तो हमने यहां ले आए, और अभी हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013। एक्ट का मतलब होता है लॉ। वो लॉ जिसको हमने पार्लियामेंट में जाकर पास कर दिया और क्या बना दिया? लॉ। क्या अभी 2 वर्ड आ सकते हैं? अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है? कंपनी। वॉट इज कंपनी? सबसे बड़ा इशू यही है, क्योंकि हमें पढ़ना ही क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। देखो, लिटरल मीनिंग पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे लॉ क्या कहता है। लिटरल मीनिंग कहता है कम फॉर पेनी। आओ मिलकर पैसा कमाएं। कम फॉर पेनी यानी कुछ लोग मिलेंगे। कम का मतलब यहां पे वर्ड क्या है? एसोसिएशन। वर्ड क्या है इसका? एसोसिएशन ऑफ पर्संस। यानी आओ कुछ लोग मिलते हैं और क्या कमाएंगे? पैसा। क्या अभी लिटरल मीनिंग मुझे आ चुका है? कंपनी बोले तो कम फॉर पेनी, आओ मिलकर कुछ पैसा कमाएं, दैट इज कॉल्ड कंपनी। और सर जब मिलकर पैसा कमा रहे हैं तो यानी इसमें कुछ लोग तो चाहिए होंगे, एक बंदा तो नहीं, कुछ तो लोग चाहिए होंगे। हम पढ़ेंगे सर अलग अलग कंपनी में अलग अलग पर्सन चाहिए होंगे। यानी सर कभी हमें 2 चाहिए होंगे, कभी 7 चाहिए होंगे, कभी कुछ पे ही चाहिए होंगे। पर अभी मेरा मतलब क्या है कि सर कुछ लोग मिलेंगे और मिलकर क्या कमाएंगे? पैसा। दैट इज कॉल्ड कंपनी। यानी मुझे अभी इतना समझ आ रहा है सर, एक एक्ट पढ़ना है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी का मतलब कम फॉर पेनी, आओ मिलकर पैसा कमाएं। और एक्ट का मतलब है कानून। और ये कानून आया कब? 2013 में। और इससे पहले एक कानून होता था, दैट इज कॉल्ड 1956। ये तो लिटरल मीनिंग है। पर सर एक बात समझ लो, जब भी कोई लॉ आता है तो लॉ बहुत सारी बातें बताता होगा। बहुत सारी जो बातें बताता है उसमें से सबसे पहली बात तो यही बताएगा ना कि कंपनी का मतलब क्या है। ये तो मैंने बोल दिया, या लिटरल मीनिंग बोल दिया, कम फॉर पेनी। ये समझने के लिए था कम फॉर पेनी, पर लॉ इसकी क्या देता है? कुछ डेफिनेशन। और वो डेफिनेशन भी हमें आ जाएगी। मैं आपको बस इस क्लास की एश्योरिटी दे रहा हूं। 1.5 घंटे की क्लास, जब हम इसको वाइंड अप कर रहे होंगे तो आपको लगेंगे 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम, जिसमें आप सारा रिकॉल कर पाओगे और आपको सारा याद होगा। सुनते हैं ध्यान से। अभी क्या आपको इतनी वर्ड आ चुका है? कंपनीज एक्ट 2013 का मतलब, कम फॉर पेनी का मतलब, और जो अब मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ने वाले उस क्या है? डेफिनेशन। याद रखना, डेफिनेशन कौन देता है? लॉ। एक वर्ड हमेशा याद रखना, एक होता है डेफिनेशन और एक होता है मीनिंग। मीनिंग का मतलब होता है जिसका मतलब हम समझ रहे हैं, माने। और डेफिनेशन जो कौन देता है? लॉ। तो अभी हमें जो पढ़नी है वो क्या है? डेफिनेशन। अब बच्चे का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि सर डेफिनेशन याद नहीं होती। हम कराएंगे, और एक ट्रिक से कुछ भी नहीं है। सिर्फ ट्रिक से आपको कहानी याद होगी, समझना है, याद कुछ नहीं करना। जब हम चीजें समझते हैं तो हमें अपने आप आती है और उसे याद करने का झंझट खत्म हो जाता है। सर कंपनी का मतलब छोड़ो, पहले इन जनरल जो मैं बोलूंगा आप साथ साथ बोलेंगे और आपको खुद ही आ जाएगा। लड़का मतलब लड़का, बॉय मतलब बॉय, गर्ल मतलब गर्ल। इतना तो समझ आता है, बॉय मतलब बॉय, गर्ल मतलब गर्ल। लॉ ने भी ऐसे ही बोला, कहता कंपनी मीन्स अ कंपनी। क्या हमें कंपनी का मतलब आ चुका है? थोड़ा सा यहां तक तो आ गया, कंपनी मीन्स अ कंपनी। आधा वर्ड तो हमें आ चुका है, कंपनी मीन्स अ कंपनी। अभी 2 मिनट लगेंगे और आपको डेफिनेशन याद होगी, वर्ड टू वर्ड, सिर्फ सुनते सुनते ही। कंपनी मीन्स अ कंपनी। हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन है या नेचुरल पर्सन? नेचुरल। हम तो बाय बर्थ आए हैं, पर कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। वो नेचुरल पर्सन तो
नहीं है। अगर वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता होगा, इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ता होगा। तो सर कहां करवाएं इनकॉर्पोरेट? हमने बोला सर हमारे लॉ में। हमारा लॉ का नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। हमारे लॉ का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। क्या अभी मैंने बोला इससे पहले भी कोई लॉ होता था? यस, 1956। पर मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा इससे पुराने जो भी लॉ थे। खत्म हो गई डेफिनेशन। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। दिस एक्ट बोले तो मेरे दिमाग में आएगा कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013। और प्रीवियस लॉ मुझे नहीं पता कौन सा। क्या पता 1956 की बात कर रहा हो या उससे पुरानी की बात कर रहा हो। क्या ऐसा नहीं होगा कि 1956 में रिलायंस उससे 1956 के एक्ट से बनी हो? यस। और आज की कंपनी आज के हिसाब से बन रही है। तो कंपनी तो दोनों है। देखो कंपनी की डेफिनेशन आ चुकी है। और मैं आपको बताऊं, मैं ये सेक्शन का मंत्र भी दूंगा जिससे आपको ये डेफिनेशन का सेक्शन भी याद हो जाएगा कि 2 क्लॉज 20 कैसे है। पर अभी मेरे को इतना आ चुका है, कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। बोलो आपको क्या डेफिनेशन एक आ चुकी है? देखो मेरा काम ही यही है कि आपको सब आ जाए और याद करने का झंझट खत्म, तभी हम एग्जाम में पास होंगे। कंपनीज एक्ट 2013 में हमें इतना तो आ रहा है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। यानी कंपनीज एक्ट की एक डेफिनेशन तो मुझे आ गई है, दैट इज कॉल्ड कंपनी। देख लो भाई, इतना में कोई डाउट है तो आप बता दो मुझे। और ये आप मत सोचना कि सर ये कैसे याद करेंगे कि 2 क्लॉज 20 है, कौन सा क्या है। वो भी अभी के अभी मैं आपको ट्रिक दूंगा आज ही, और इस ट्रिक से आपको आज की क्लास का सारा समझ आ जाएगा। देखते हैं आगे आपको कितना समझ आ रहा है। बोलो क्या डेफिनेशन आपको आ रही है? इसके लिए देखो एक छोटा सा चार्ट भी बना दिया गया था। कंपनी मीन्स अ कंपनी अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट 1956 या और एनी अदर लॉ। अदर लॉ किसी भी तरीके से कोई कंपनी मतलब तो कंपनी है जो रजिस्टर्ड हुई हो, इनकॉर्पोरेट हुई हमारे लॉ में या उससे पुराने वाले किसी भी लॉ में। यानी मुझे इतना तो आज आ चुका है कि सर मतलब भी आ रहा है, डेफिनेशन भी आ रही है। इतने में कोई डाउट है तो आप बता दो कि इतना समझ आ सकता है? कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। सर एग्जाम में ना जो क्वेश्चन आते हैं वो सबसे ज्यादा आते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी के ऊपर। सीए फाउंडेशन हो, सीए इंटर हो, ये क्वेश्चन भरे होते कि टाइप्स ऑफ कंपनी के क्वेश्चंस। और आज ही इस एग्जाम के क्वेश्चन दिखाऊंगा। फर्स्ट क्लास में हम एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियसली 3 से 4 बार आ चुके हैं। सबसे पहली बात है टाइप्स ऑफ कंपनी। मुझे कंपनी का मतलब थोड़ा थोड़ा तो समझ आ गया है कि सर कुछ लोग मिलकर पैसा कमाते हैं, कुछ लोग मिलकर पैसा कमाते हैं। पर अब जो कुछ लोग हैं ना, समझते हैं ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखते हैं ध्यान से। टाइप्स ऑफ कंपनी। अभी मैंने बोला कुछ लोग, यानी कुछ लोग का मतलब है जो वहां पर पैसा लगाते हैं। क्या मैं उन्हें शेयर होल्डर बोल सकता हूं? ऑन द बेसिस ऑफ शेयर होल्डर, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का वर्ड कहां से बना? शेयर प्लस होल्डर, जो शेयर को होल्ड करेगा प्लस होल्डर। और इसी को हम आगे जाकर पढ़ेंगे, इसे मेंबर भी बोलते हैं। अब बताओ मैं पहला बेसिस किस पे करने वाला हूं? कंपनी में कितने मेंबर हुआ करेंगे, उस बेसिस पे भी कुछ कंपनीज होती होंगी। उस बेसिस पे जो कुछ कंपनीज होती हैं जिसे हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। और आपका ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। और देखो उसके बाद हम दूंगा मनप्रीत मंत्र, जिससे आपको सारे सेक्शन सब सेक्शन खुद याद हो जाएंगे। सर कंपनी जो बनती है ना, 3 तरीके की बात करने वाला हूं। ओपीसी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। 3 तरीके की कंपनी की आज हम बात करने वाले हैं। ओपीसी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताऊं, अगर आप कभी भी एग्जाम का स्कैनर देखोगे तो ओपीसी के क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, प्राइवेट कंपनी के क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। मतलब भरे मतलब अल्टीमेट, इतने ज्यादा क्वेश्चंस है और बच्चा ना सॉल्व नहीं कर पाता। लेकिन अभी सिर्फ सुनते ही सुनते हमें सब कुछ आएगा और हम सब कुछ सॉल्व करेंगे। बस लॉ में एक टेंशन नहीं लेने का कि रट्टा मारना है। रट्टा मारेंगे तो हम फेल हैं।
अगर हम समझ लेंगे तो हमें मजे ही आएंगे और सब कुछ आएगा। सुनते हैं कुछ बातें। ओपीसी का फुल फॉर्म क्या है? वन पर्सन कंपनी। अब मुझे एक बात बता दो, नाम से ही क्या पता चल रहा है? वन पर्सन। क्या थोड़ा थोड़ा तो हमें आइडिया अपने आप ही चीजों का लगने लग रहा है कि वन पर्सन का मतलब ही क्या है? एक बंदे की कंपनी। क्या इसमें बहुत सारे लोग हैं या एक ही है? एक ही है। यानी सर अगर ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर करना है तो मुझे पहली बात बताओ कि ओपीसी में कितने मेंबर होंगे? ओनली वन। यहां पे देखो ध्यान से, मिनिमम भी एक होगा और मैक्सिमम भी क्या होगा? एक। क्योंकि नाम ही क्या है? वन पर्सन कंपनी, एक बंदे की कंपनी। प्रैक्टिकली ये नहीं था पहले, पर इसे लगाया गया। ये समझेंगे क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। पर वन पर्सन कंपनी का अभी मुझे मतलब कितना समझ आ रहा है? एक बंदे की कंपनी जिसमें मेंबर कितना होगा? एक। मिनिमम भी एक और मैक्सिमम भी एक। बोलो पहला पॉइंट आ रहा है क्या? वन पर्सन कंपनी में मिनिमम एक मेंबर और मैक्सिमम भी एक ही। अब देखो यार, प्राइवेट और पब्लिक में ना कई बार लोचा हो जाता है। प्राइवेट और पब्लिक में ना बहुत लोचा होता है। पब्लिक कंपनी को बच्चा जनरली मान के चलता है कि गवर्नमेंट कंपनी है। बच्चा ऐसा बोलता है कि सर पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, तो पब्लिक कंपनी इज इक्वल टू गवर्नमेंट कंपनी। ऐसा हमें लगता है, पर ये बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी बिल्कुल अलग होगी और पब्लिक कंपनी बिल्कुल ही अलग होगी। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, सुनना ध्यान से। सिर्फ एक कहानी करेंगे और प्राइवेट पब्लिक आपको समझ आने लग जाएगा। सर वो कंपनी, जैसे हम बोलते हैं ना, सर वो मेरा मामला है, मेरा प्राइवेट मामला है, इसमें पब्लिक को, जनता को बीच में आने की जरूरत नहीं है। वैसे ही बना प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। जब कुछ लोग घर घर के मिलकर पैसा लगाते हैं, लेकिन आउटसाइडर मतलब बाहर वाले पब्लिक से पैसा नहीं लेते, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट कंपनी। वो कंपनी जिसमें घर वाले आपस में मिल मिलकर पैसा लगाते हैं लेकिन बाहर वाले से 1 रुपया भी नहीं लेते, वो क्या बनती है? प्राइवेट कंपनी। लेकिन बाहर वालों से ले लेते हैं और पब्लिक को भी इन्वॉल्व कर देते, बिकम्स अ पब्लिक कंपनी। क्या थोड़ा थोड़ा समझ आता है? अब मैं आपको देखो समझाता हूं। लॉ बड़ा अच्छा खेल रहा है, वन बाई वन गेट वन फ्री वाला कॉन्सेप्ट लेकर आया है। कहता है देखो मैं आपको एक कंपनी समझाऊंगा प्राइवेट, सिर्फ एक समझाऊंगा प्राइवेट कंपनी। कहता पब्लिक खुद समझ लेना, पब्लिक कंपनी खुद समझ लेना। लॉ क्या बदल लिखता है? द कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी। क्या खेला है? कह रहा है जो प्राइवेट नहीं है वो क्या है? पब्लिक। तो ये तो समझने के लिए अब हमें एक ही चाहिए कि प्राइवेट आ जाए, क्योंकि पब्लिक तो समझने का ही नहीं है। इसलिए देखो मैंने आपको ऊपर बताया कि एग्जाम में क्वेश्चन भी ज्यादा किसके आते हैं? ओपीसी और प्राइवेट के। पब्लिक के क्या ही आएंगे? उसकी तो डेफिनेशन भी खुद की नहीं है। कह रहा है जो ये नहीं है वो है। अब मैंने आपसे पूछा लड़का कौन? कह रहा जो लड़की नहीं है। वैसे इसने क्या खेला? कह रहा प्राइवेट कंपनी तो मैं बताऊंगा पर पब्लिक में बताने वाला नहीं हूं। पब्लिक कंपनी कौन सी? जो प्राइवेट नहीं है। क्या इतनी बात समझ आ सकती है? अभी सुनते हैं और देखो कितना मजा आने वाला है। प्राइवेट का मतलब होता है घर घर के लोग। तो सर पहली बात तो अभी हमने पढ़ा था एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो कम से कम 2 लोग तो चाहिए होंगे। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2। लेकिन 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 अब यहां पे पब्लिक का तो कोई लेना देना नहीं है। अब मेरे से पूछा सर मैक्सिमम कितने लोग फिर चाहिए, यानी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? चाहिए तो वर्ड गलत हो गया, कितने हो सकते हैं। मैं कहा यार एक बंदे के मैक्सिमम 200 रिश्तेदार होते हैं, क्योंकि शादियों में बोलते हैं ऐसा 200 तुम्हारी तरफ से 200 हमारी तरफ से। तो मैं कहा अगर पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो लॉ ने एक नंबर फिट करना था, तो क्या कर दिया? 200। यानी अब मैं बोलूं प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है और मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर। बोलो क्या थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? ये थोड़ा थोड़ा करते करते हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। बोलो आ रहा है क्या? लेकिन 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 पब्लिक, जनता, कह रहे जनता का पहले मैक्सिमम समझते हैं। मैं कहा यार पॉपुलेशन का तो कोई अंत ही नहीं है। अब आप ये मत कह देना सर 140 करोड़ है, ऐसा है नहीं, 140 प्लस है। अरे भाई जब ये हम काउंटिंग कर रहे होते तब भी तो बहुत सारे पैदा होते जा रहे हैं, उसको तो हमने काउंट ही नहीं किया। तो सर मुझे पता ही नहीं है कि लिमिट कितनी है। तो लॉ ने इस बात को समझ लिया। लॉ हर कुछ समझ लेता है। और देखो क्या बोला, कह रहा है यहां पर होगा अनलिमिटेड, कोई लिमिट ही नहीं है। मैक्सिमम की पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट ही नहीं है, पर मिनिमम की जरूर है। कह रहे कैसी पब्लिक है, 4 बंदे नहीं जुड़ रहे तुमसे। तो लॉ ने बोला इसके लिए हो गए 7 मेंबर्स। मिनिमम कितने चाहिए? 7। और मैक्सिमम कितने चाहिए? अनलिमिटेड। बोलो इतनी इतनी सी बातें समझ आ रही है क्या? अब मैं बोल सकता हूं सर प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें पब्लिक का कोई लेना देना नहीं होता।
पब्लिक कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता, और पब्लिक से जब लेना देना नहीं है तो मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर, मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर। फिर मैंने बोला पब्लिक का क्या मतलब है, कह रहा जिससे पब्लिक का लेना देना होता है, बाहर वाले लोग भी आकर इन्वेस्ट करेंगे। मैंने कहा ओके, तो इसमें कितने मेंबर, मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। ये कॉन्सेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, इस कॉन्सेप्ट में हमें बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ, और वो आज से कम ओपीसी तो शुरू कर ही देंगे आज। बट अभी बेसिक स्ट्रॉन्ग कराने के लिए इतना आपको समझ आना चाहिए था कि ओपीसी ऐसा होता है, प्राइवेट ऐसा होता है, पब्लिक ऐसा होता है। क्या इतनी बात समझ आ सकती है? यानी आज की क्लास में देखो हमें अभी तक क्या क्या समझ आ गया। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी का मतलब कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। क्या इतना आ गया था? फिर मैंने कहा टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। हमने कहा सर 3, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। 1 पर्सन में मिनिमम नंबर 1, मैक्सिमम भी 1, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। इतना बेसिक तो हमें आ ही सकता है, और यही बेसिक 5-5 नंबर का हमारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी सुनते हैं ध्यान से, क्या ये बात अब हमें समझ आ गई? ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक। देखो मैंने इसीलिए फोटो में भी यहां देखो काउंटिंग में 1 बनाया, यहां 2 बनाया, और यहां कितने बनाए? 7। ये सारे क्या है? मिनिमम। क्या हमें इतनी बात समझ आती है? पक्का? यानी सर कंपनी बनाएंगे तो हमें जितने मेंबर हैं उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक क्या कहानी बनानी है। अभी इस सबको डिटेल में करूंगा, और आज ओपीसी तो हमें स्टार्ट भी करना है। क्या इतनी बात समझ आ गई? बट हम तो नेचुरल पर्सन है। आप मानते हो कि हम नेचुरल पर्सन है? नेचुरल क्यों है? क्योंकि सर हम बाय बर्थ आए हैं, ह्यूमन बींग्स जो कैसे आए हैं? नेचुरल पर्सन है। ये नेचुरल प्रोसीजर से, नेचुरल बर्थ से हम आए हैं, तो नेचुरल पर्सन है। पर कंपनी इज ऑल्सो अ पर्सन, कंपनी इज ऑल्सो अ पर्सन। क्या पर्सन है? यस। अब आप बोलोगे पर्सन कैसे है? इन द आई ऑफ लॉ, इन द आई ऑफ लॉ, इन द आई ऑफ लॉ कंपनी इज ऑल्सो अ पर्सन, ऑल्सो अ पर्सन। लॉ कह रहा मुझे दिखती है, अगर आप हमारे यहां रजिस्टर्ड हो जाओगे तो मुझे ये कंपनी का अस्तित्व दिखता है, इसका एग्जिस्टेंस दिखता है। लेकिन फिर हमारे और उसमें फर्क क्या है? तो बोलता है डोंट वरी, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक पॉइंट भी हमें कंपनी की फीचर आ गया, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच एग्जिस्ट इन द आई ऑफ लॉ। दिख थोड़ी रही है, पर लॉ कहता मुझे फील हो रही है, मुझे ये दिख रही है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। क्या इतनी बात समझ आती है? लेकिन ये आर्टिफिशियल पर्सन है, तो अभी मैंने आपको बोला था अगर ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो कैसे क्रिएट होगा? इसे रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। बोलो इतनी बात तो कनेक्ट हो पा रही है कि अगर ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसे रजिस्टर्ड कहीं ना कहीं तो कराना पड़ेगा। अब मेरे को देखो यार एक बात बताओ, एक बंदा जो किसी चीज के रजिस्टर मेंटेन करता है, एक बंदा जो किसी चीज के क्या मेंटेन करता है? रजिस्टर। उसे हम बोल सकते हैं क्या? रजिस्ट्रार। जो रजिस्टर मेंटेन करता है उसे हम क्या बोल सकते हैं? रजिस्ट्रार। इतनी बात तो समझ आती है? किसके रजिस्टर मेंटेन कर रहा है? कंपनी के, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। यानी जो हम एक वर्ड बोलने वाले हैं आज से, ROC, ये मतलब समझना पड़ेगा। ये कंपनी के रजिस्टर्स मेंटेन करता है, गवर्नमेंट का एक अथॉरिटी है, एक बंदा है जो क्या करता है? कंपनी के रजिस्टर्स को मेंटेन करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। बोलो समझ आता है क्या? ये कंपनी के रजिस्टर्स मेंटेन करता है। यानी सर जब हम अपनी कंपनी को बनवाने जाएंगे किसके पास जाएंगे? ROC के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, और वो कहेगा ओके सब ठीक है तो हम बना देते हैं। क्या इतनी बात समझ आती है? अब मैं आपको एक छोटा सा कनेक्शन दिखाऊंगा, उसके बाद हम अपने बेसिक्स को एकदम स्ट्रांग कर पाएंगे। देखो ध्यान से, ऐसा कुछ यार अगर हम बनाने जाएंगे, अब मुझे एक बात आप बता दो यार, ऐसे ऐसे बस अभी हमने टाइप्स ऑफ कंपनी का 3 नाम लिया, वो इसीलिए लिया ताकि आप ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले पाओ। ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक। ओपीसी में कम से कम कितने लोग चाहिए थे? 1। प्राइवेट में कितने चाहिए थे? 2। पब्लिक में कितने चाहिए थे? 7। अब एक बात बताओ, मैं कंपनी बनाना चाहता हूं तो कम से कम जो वाली कंपनी बनाना चाहता हूं उतने लोग तो जाएंगे ना। यानी अगर ओपीसी बनाना चाह रहा था तो एक बंदा यहां से ऐसे जाएगा किसके पास? ROC के पास। पहला पॉइंट तो समझ आता है?
अगर मैं प्राइवेट बनाने जा रहा हूंगा तो कम से कम कितने लोग जाएंगे? 2 आरओसी के पास, क्योंकि उसकी तो रिक्वायरमेंट है ना, कम से कम इतने लोग चाहिए। ज्यादा का तो मैं नहीं बोल सकता, पर कम से कम तो चाहिए। अब आप बताओ पब्लिक में कितने जाएंगे फिर? 7। पब्लिक में 7 किसके पास जाएंगे? आरओसी के पास, कि कृपया करके हमारी ये कंपनी बना दी जाए। बोलो आ रहा है क्या इतना समझ? पक्का? अब मेरे को एक बात बता दो, ये हम किसके पास जा रहे हैं? आरओसी के पास। ये जो लोग जा रहे हैं ना, यानी ये जो हम बार बार बोल रहे थे 1 2 7, इसे हम एक बात बताओ, ये कंपनी को शुरुआत कराना चाह रहे हैं क्या? जो शुरुआत कराता है उसे बोलते हैं प्रमोटर। उसे हम क्या नाम देते हैं? प्रोमोटर। आगे जाके इसको चेंज करूंगा, पर अभी मैं बोल रहा हूं जो कंपनी को शुरुआत कराता है उसे बोलते हैं प्रमोटर, या उसे बोलते हैं सब्सक्राइबर। क्यों? क्योंकि कंपनी के शेयर्स को क्या करेंगे? ये सब्सक्राइब। कंपनी के शेयर को ये सब्सक्राइब करेंगे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? सब्सक्राइबर। बोलो इतनी बात समझ आ रही है क्या? अब मैं ऐसे बोल सकता हूं, सर अगर ओपीसी बनानी है तो 1 सब्सक्राइबर चाहिए, प्राइवेट बनानी है तो कम से कम 2 सब्सक्राइबर चाहिए, पब्लिक बनानी है तो कम से कम 7 सब्सक्राइबर चाहिए, या ओपीसी बनानी है तो 1 प्रमोटर होना चाहिए, पब्लिक बनानी है तो 7 होना चाहिए, प्राइवेट बनानी है तो 2 होने चाहिए। और ये सब उठ के मुंह उठा के कहां जाएंगे? आरओसी के पास। कुछ कुछ कहानियां हैं बस। अब मैं ऐसे बोल दूं क्या, अगर शॉर्ट में 1/2/ एज द केस में भी, ये उठ के किसके पास जा रहे होंगे? आरओसी के पास। और आरओसी का फुल फॉर्म क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्या ये ऐसे जाएंगे भाई बना दो कंपनी और ये बना देंगे? या कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, कुछ चीजें लेकर जाएंगे ना, कि सर मैं कंपनी बनाना चाहता हूं, ये रहे हमारे डॉक्यूमेंट्स, तभी तो वो कंपनी बनाएगा। कुछ तो डॉक्यूमेंट लेके जाने ही पड़ेंगे। क्या बात समझ आती है? और ये लेके जाएंगे 2 डॉक्यूमेंट, अभी दिखा दूंगा आपको, ये भी आता है एमओए प्लस एओए। क्या होता है क्या नहीं अभी छोड़ दो, 2 मिनट के बाद आपको ये सब समझ आएगा कि एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, विद टिप्स एंड ट्रिक्स। मैंने बोला सर 2 डॉक्यूमेंट किसके पास लेके जाएंगे? आरओसी के पास। आरओसी क्या बोलेगा? ओके कंपनी फॉर्म्ड। अगर इसे सब कुछ ठीक लगा तो क्या बना देगा कंपनी को? फॉर्म्ड। बोलो इतनी बात पहले समझ आती है क्या? यानी कंपनी बनाने के लिए कुछ लोग चाहिए, 1 2 7। 1 2 7 मतलब अगर ओपीसी है तो 1 आएगा, पर प्राइवेट है तो 2 आएगा, पब्लिक है तो 7 आएगा। किसके पास जाएंगे हम? आरओसी के पास। और आरओसी बोलेगा सबको डॉक्यूमेंट दिखाओ। हम कौन से डॉक्यूमेंट दिखाएंगे? 2 डॉक्यूमेंट, 1 एंड 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में ये डॉक्यूमेंट हमारी जान बनेंगे, एमओए और एओए। और अभी के आज की क्लास से आपको ये समझ आएगा कि एमओए क्या होता है और एओए क्या होता है। बोलो इतना समझ आ रहा है? अब मैं आपको देखो एक फोटो दिखाता हूं और आप बताना आपको ये आ चुका है या नहीं। ये है हमारे प्रमोटर सब्सक्राइबर्स। ये फाइलिंग है, डॉक्यूमेंट करेंगे, क्या क्या करेंगे? एमओए और एओए। किसके लिए कर रहे हैं? फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। किसके पास अप्लाई कर रहे थे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। और रजिस्ट्रार कहेगा ओ वाओ आप आ गए सरकार, आप आ गए क्या बनवाने? कंपनी। क्या लाए हो? एमओए और एओए। ठीक है हम बना देंगे, ठीक है हम बना देंगे। इतना आ रहा है? देखो डेफिनेशन तो छोड़ ही दो, डेफिनेशन तो ऐसे आ जाएगी, मतलब जो सबसे मुश्किल पार्ट है डेफिनेशन वो ऐसे आएगा। पहले मतलब एमओए और एओए की डेफिनेशन की गारंटी कि 5 मिनट के बाद डेफिनेशन तो आई गई, पर पहले मतलब। सर देखो 2 डॉक्यूमेंट की हम जो बात करने वाले हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें रट्टा मारना नहीं है। एमओए इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए को क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये भी छोड़ो। सर एक बात बताओ, हम गए किसके पास? प्रमोटर्स किसके पास गए थे? आरओसी के पास। क्या बनवाने? टू फॉर्म कंपनी। क्या बनवाने चले गए भाई? कंपनी। अगर ये कंपनी बनवाने गए तो कुछ तो बताएंगे ना। वो बोलेंगे बना दो भाई मेरे को एक कंपनी बना दो। कह रहा क्या है कंपनी का नाम क्या है? कुछ कह रहा मुझे नहीं पता, बस क्या बना दो। क्या बना देगा आरओसी? नहीं। तो हमें उसे कुछ बातें बतानी पड़ेंगी। मैं कहा पहला फॉर्म जो मैं बोल रहा हूं बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड एमओए। अब सुनना, बच्चे इसको याद करते कि इसमें ना 6 क्लॉजेज होते हैं, 6 क्लॉजेज। और मैं आपको बताऊंगा इसके टिप्स एंड ट्रिक्स की। 6 क्लॉजेज याद करने की जरूरत ही नहीं है, टिप्स पे होंगे विद सीक्वेंस आपको अभी के अभी। यानी 6 क्लॉजेज में हमें रट्टा वट्टा नहीं मारना, कह रहे सर 6 पॉइंट्स याद करने हैं एमओए के अंदर। जैसे जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं ना, लॉ भी वैसे ही बोलता है। जैसे मैं आपसे बात करूंगा वैसे लॉ मेरे से बात कर रहा है। लॉ ने पूछा व्हाट इज योर नेम। आप किसी से मिलते हो सबसे पहले उससे क्या पूछते हो? व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। मैं जो बोल रहा हूं आप सुनना, आपके बाद आपको 6 के 6 क्लॉज अपने आप आएंगे। व्हाट इज योर
नेम। पहला पॉइंट तो हम हमेशा किसी से भी मिलते हैं तो उसका नाम ही पूछते हैं, तो हमें लॉ ने बोला व्हाट इज योर नेम। दूसरा सवाल हम उससे पूछते हैं भाई कहां रहता है तू, बोलते हैं क्या? देखो जो सवाल मैं बोल रहा हूं लॉ भी वही सवाल एमओए में डाल देगा, और लेकिन ये किसका होगा? कंपनी का। मैंने आपसे मिलते ही पूछा आपका क्या नाम है, मैंने पूछा आप कहां रहते हो, तीसरा सवाल क्या होगा? आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। बोलो 3 सवाल आ रहे हैं क्या? हम किसी से मिलते हैं क्या बात करते हैं? व्हाट इज योर नेम, भाई तू कहां रहता है और क्या करता है। क्या 3 सवाल पूछ लिए हमने? इन तीनों को एमओए में डाल देंगे। इसमें इसका नाम देंगे नेम क्लॉज, इसको क्या देंगे? नेम क्लॉज। दूसरे का नाम देंगे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जो कंपनी का ऑफिस बनेगा आगे जाकर, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज। बोलो 6 में से 3 याद भी हो गए विद सीक्वेंस, नाम, ऑफिस और ऑब्जेक्ट। यानी सर 6 क्लॉज एमओए में है। यानी ये बातें हम किसको बताते हैं? आरओसी को। तभी तो आरओसी हमारी कंपनी बनाएगा कि सर देखो हमारी कंपनी का ना नाम ऐसा ऐसा रहेगा, हमारी कंपनी का ऑफिस यहां पे रहेगा और हमारी कंपनी ये काम करेगी। तो 3 क्लॉज तो एमओए के निपट भी गए। पढ़ने कितने टोटल? 6 में से देखो 3 आ गए। डेफिनेशन तो आने छोड़ो, मतलब भी आ रहा है। सर नाम क्या है, कहां रहते हो और क्या करते हो। 3 सवाल के बाद आगे बढ़ते हैं। 6 सवाल, कहानी खत्म। देखो पूछा भाई तेरा सही चल रहा है या खराब चल रहा है, मतलब लाइफ सही चल रही है नहीं चल रही है। बात जब दोस्ती आगे बढ़ती है तो मुझसे क्या बोलते हैं, भाई लाइफ सही चल रही है या खराब? वो बोल रहा भाई जिंदगी में तो काम खराब ही चल रहा है, जिंदगी के सहारे हमने सिर्फ लाइबिलिटी कमाई है, एसेट का तो कोई लेना देना नहीं है, जिंदगी एक कर्ज है। ऐसा वो बोल रहे हैं, जिंदगी एक कर्ज है। तो बोला जिंदगी एक कर्ज है, दैट इज कॉल्ड कि जिंदगी एक क्या है? लाइबिलिटी। अब जैसे उसने बोला लाइबिलिटी है तो मैंने बोला पैसा कितना है तेरे पास, मैंने पूछा उससे पैसा कितना है और कितना देगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। बोलो 5 सवाल आ रहे हैं क्या? भाई तेरा नाम क्या है, तू कहां रहता है, क्या करता है, जिंदगी कैसी चल रही है। उसने बोला लाइबिलिटी जैसी चल रही है। मैं कहा कुछ है क्या लगाने के लिए पैसा? कह रहा कैपिटल थोड़ा बहुत तो है। मुझे भरोसा तो इस पे नहीं था। मैं कहा चुपचाप क्या कर दे, साइन कर दे। चुपचाप क्या कर दे, साइन। जो तूने बोला ना मैं इतने पैसे दूंगा, चुपचाप क्या कर दे, साइन। एमओए के 6 क्लॉज होने वाले हैं। 3 हमें आ चुके, 3 अभी क्या भी आ जाएंगे। पहला क्लॉज था नेम क्लॉज, दूसरा था रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, तीसरा था ऑब्जेक्ट क्लॉज, चौथा था लाइबिलिटी क्लॉज। अब यहां से देखो मैं जोड़ रहा हूं, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। 5 आ गए क्या? और इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन या एसोसिएशन क्लॉज। यहां पे वो सारे लोग साइन कर देते हैं एसोसिएशन क्लॉज। और कौन साइन करेगा? वही सब्सक्राइबर्स ना, वही प्रमोटर्स जो आए थे। यानी 1 2 7। बोलो इतना आ रहा है क्या? देखो यानी फर्स्ट क्लास में हमें एमओए का मतलब भी आ रहा है और 6 क्लॉज भी आ रहे हैं। सर 6 क्लॉज के नाम और विद सीक्वेंस। हम एग्जाम में ये नहीं कि सर कोई भी लिख दें, हमें सीक्वेंस में आएगा। हम सबसे पहले जो सवाल पूछते हैं वही लिखेंगे, नेम क्लॉज, उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, फिर हम पूछेंगे ऑब्जेक्ट, फिर पूछेंगे लाइबिलिटी, फिर पूछेंगे कैपिटल, फिर पूछेंगे कि भाई साइन करेगा, ले साइन कर सब्सक्रिप्शन। एमओए के हो गए 6 क्लॉज। क्या 6 क्लॉज आ चुके हैं? अभी एमओए का मतलब डेफिनेशन लॉ की तो आ ही जाएगी, पर उससे पहले हमें इसके अंदर की बात आ गई कि कितने क्लॉज होते हैं? 6। किसी को पहले इतने में कोई डाउट कि इतना समझ आ सकता है कि लाइबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ये सारे मिलाकर टोटल कितने क्लॉज होते हैं? 6। पर बस 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 एक पॉइंट पहले मैं आपको सिखाऊंगा, ये पॉइंट आने के बाद आपका पूरा कनेक्ट होगा। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। हम जब कंपनी बनाते हैं, आपने सुना है क्या, कंपनी हो या अकाउंट्स पढ़ते हैं या कुछ भी कर रहे होते तो हम ना चाहते थोड़ी है कि उसका अंत हो जाए। हम तो चाहते हैं कॉन्टिन्यूस रहे। क्या रहे? कॉन्टिन्यूस। कहते हैं ना अमर रहे। कोई भी चीज हम बनाते हैं तो क्या चाहते हैं? अमर रहे। लॉ में बोलता है इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। क्या वर्ड बोलते हैं? परपेचुअल सक्सेशन। देखो क्या खेला है, कहता मेंबर मे कम मे गो, कंपनी विल रन फॉर एवर। ये लाइन से ना मुझे तो जो याद हो रहा है, और मैंने जो मतलब समझे, मेरे तो थोड़े मजेदार मतलब ही होते हैं। कंपनी, सॉरी, मेंबर, उसके बाद मैं आपको इसका मतलब भी बताऊंगा, फीलिंग। मेंबर
मे कम, मे गो, कंपनी विल रन फॉर एवर। पता है क्या बोल रहा है? मतलब फीलिंग समझो कंपनी की। कंपनी कह रही है मेंबर तू आ या तू जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चलती रहूंगी। मैंने तो इसीलिए इसके लिए कंपनी का नाम भी दिया, कंपनी इज बेवफा। कंपनी क्या है? बेवफा। कह रही है मेंबर से मुझे कोई फर्क, सोचो जिस मेंबर ने कंपनी को बनाया, आज कंपनी उसे क्या जवाब दे रही है? तू आ, तू जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चलती रहूंगी, मैं तो चलती रहूंगी। ये कॉन्सेप्ट इसलिए सिखा रहा हूं कि अभी के अभी ओपीसी का दिमाग कनेक्ट होगा। सुनना ध्यान से। अब मैंने बोला ओपीसी में कितने मेंबर थे? आप बता दो। ओनली वन मेंबर, ओनली वन मेंबर। अब कंपनी कैसी है? बेवफा। कंपनी कैसी है? बेवफा। कंपनी के दिमाग में टेंशन अभी से है, भाई ये तो कभी भी मर जाएगा, इसकी तो कभी भी क्या हो जाएगी? डेथ। मुझे आगे कौन चलाएगा? ओपीसी की टेंशन सोच रहे हो? कह रहे भाई तू तो कभी भी मर जाएगा, तेरे बाद मेरा क्या होगा कालिया? इसकी टेंशन चल रही है। कह रहे मैं तो भाई मुझे मेंबर चाहिए। तो देखो क्या खेला है इसने। लॉ को इसने शिकायत लगाई और लॉ ने एक प्रोविजन बना दिया। कह रहे ओपीसी में एक सोल मेंबर होता है, सोल मेंबर। तो इस सोल मेंबर के मरने के बाद भी तो कंपनी को चलाना है, इसलिए प्रोविजन बनाया गया। इसीलिए लॉ ने इसको क्या बोला? ओए सोल मेंबर एक काम कर, तू एक बंदे को नॉमिनेट कर दे। क्या कर दे तू? नॉमिनेट। मतलब नॉमिनेट का मतलब, मेंबर पूछ रहा मतलब, कह रहा तेरे मरने के बाद कौन मेंबर बनेगा? हु विल बिकम द मेंबर। क्या मतलब? अलग ही खेल है। मेंबर को ऐसा बुलाया, तेरे मरने के बाद तेरा उत्तराधिकारी कौन होगा? कंपनी देखो सीधा लालची क्या बोल रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे मरना है तो मर जा, तुझे मरना है तो मर जा, पर एक मेंबर देता हुआ जा। तो इसलिए मेंबर को एक बंदे को नॉमिनेट करना पड़ रहा है, जिसका नाम क्या होगा? नॉमिनी। क्या थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? और ओपीसी में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ओपीसी में सिर्फ एक ही मेंबर था, तो वो तो कभी भी मर गया। तो अब आप बोलो सर प्राइवेट में हो जाए तो? प्राइवेट में दोनों एक साथ नहीं मरेंगे, अगर दोनों मर गए तो फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आगे बनेंगे, उसमें कॉन्सेप्ट अलग है। पर यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? ओपीसी में होते हैं एक मेंबर, वो तो कभी भी मर सकता है। अगर वो मर सकता है तो उसके मरने से पहले ही एक बंदे को हम नॉमिनेट कर देते हैं कि अगला मेंबर कौन होगा। क्या नॉमिनी का थोड़ा थोड़ा मतलब समझ आ रहा है? तो फिर एक बात बताओ, इन जनरल तो हमारे एमओए में कितने क्लॉज होते हैं? 6। इन जनरल तो कितने होते हैं? 6। पर ओपीसी में कितने होंगे? 7। एक और कौन सा आ जाएगा? नॉमिनेशन क्लॉज। कि इतनी बात समझ आती है? यानी हर कंपनी में वैसे 6 क्लॉज होते हैं, पर ओपीसी में कितने होंगे? 7, क्योंकि एक नॉमिनी का नाम भी बताना पड़ेगा कि तेरे मरने के बाद कौन मेंबर बनेगा। इसके लिए मैं नॉमिनेशन क्लॉज में एक और नाम डालना पड़ेगा। देखो मैं आपको एमओए का पहले थोड़ा सा दिखा दूं कि सर हमें एमओए आ चुका है। एमओए के क्लॉज पता है आपको? वैसे कितने होते हैं? 6। और लेकिन ओपीसी के केस में कितने होंगे? 7। देखो मैंने बोला ये सब अभी छोड़ दो, ये अभी आपको समझ आएगा 5 मिनट के अंदर। इसके लिए मैं मंत्र दूंगा जिससे सब सेक्शन सेक्शन सब याद होंगे। बट उससे पहले एमओए में कितने क्लॉज थे? 6। नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन। और ओपीसी में एक एक्स्ट्रा होता था, ओनली इन केस ऑफ ओपीसी। क्या इतनी बात समझ आती है? वैसे तो 6 होते हैं, पर ओपीसी में 7 होते हैं। कोई डाउट पहले यहां तक? देख लो फटाफट से इतना। अब हमें समझना पड़ेगा एओए। जैसे ही ये आ गया मैं आपको सेक्शन सारे याद करा दूंगा आज की क्लास में कि हमें कितने सेक्शन क्या क्या पढ़े और उसका क्या क्या मतलब था। यार एक बात बताओ, हर घर के कुछ कानून होते हैं क्या? रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं क्या? देखो ध्यान से, ए ओ ए, इसे बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अभी देखो 2 मिनट बाद आपको इसका मतलब पूरा समझ आएगा कि अच्छा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का ये मतलब है। एक बात बताओ, मैं रहता हूं अपने घर पे, होम पे। जब मैं होम पे रहता हूं तो मेरे घर वालों ने मुझे 2 बातें बोली। कह रहे 10 बजे तक घर आ जाइयो, 10 PM तक क्या आ जाइयो? घर आ जाइयो। ये उन्होंने मेरे क्या बना दिए? रूल्स। मेरे लिए रूल्स बना दिए कि अगर तुझे इस घर में रहना है तो 10 बजे तक घर पे आना पड़ेगा। एक बात बताओ, ये रूल मेरे पे लगेगा, मनप्रीत पे, या सब पे? ओनली मनप्रीत पे ना। बाहर वाले को इससे क्या ही लेना देना? ओनली
मनप्रीत। बोलो आ रहा है क्या पहला पॉइंट? ये जो रूल बनाया ये सिर्फ और सिर्फ मनप्रीत पे लगेगा, बाकियों को इससे कोई लेना देना नहीं, हर्ष को इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों? हर्ष कह रहा मेरे पे क्यों नहीं लगेगा, मैं कहा क्योंकि ये मेरे घर के रूल्स है, बाहर वाले पे बाइंडिंग नहीं होते। क्या वर्ड समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? इसका मतलब ही क्या है, हम कंपनी में कुछ रूल्स बनाते हैं जो कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकते हैं। अगर कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकते हैं तो इसी को मैं बोल देता हूं इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। ये इंटरनल क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, वेरी कंपनी टू कंपनी। क्या पता सर मेरे बाय लॉस, इसी को हम आगे जाके एक और वर्ड बोलेंगे बाय लॉस। मेरे बाय लॉस का मतलब है मेरे इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हो सकते हैं और आपके अलग हो सकते हैं। यानी सर मुझे लगेगा मेरी कंपनी को अच्छे से चलाना है तो मैं अलग रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता हूं और दूसरे लोग और अलग बना सकते हैं। ये हमारा पर्पस क्या है? कंपनी को स्मूथ चलाना, स्मूथली चलाने के लिए। क्या इतनी बात समझ आती है? अभी देखो हमें थोड़ा थोड़ा एओए भी आ रहा है, एमओए भी आ रहा है। मैंने जब कंपनी बनाने के लिए किसको अप्लाई किया? आरओसी को, कि सर मेरी कंपनी प्लीज बना दो, प्लीज 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 हमारी एक छोटी सी कंपनी बना दो। किसने अप्लाई किया था? प्रमोटर्स ने। किसके पास? आरओसी के पास। दो डॉक्यूमेंट्स लेकर गए थे, एमओए और एओए। एमओए में हमने कंपनी का ब्यौरा दिया प्लस अपने इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन दिए कि माय बाप मेरी कंपनी का नाम ये रहेगा, मेरी कंपनी यहां पर रहेगी, मेरी कंपनी ये काम करेगी, हमारी कंपनी की लायबिलिटी ऐसी है, हमारी कंपनी में इतना पैसा लगेगा, हम साइन कर रहे हैं, साथ साथ चलाएंगे कैसे उसके रूल्स एंड रेगुलेशन भी दे रहे हैं। माय बाप देख रहा है ओके सब ठीक है तो क्या बना देगा? कंपनी। क्या थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? और एमओए के अंदर कितने क्लॉज होते हैं? 6। पर ओपीसी के केस में कितने होते हैं? 7। क्या इतना आएगा पक्का? अब जो ड्रामा है वो ये है कि सर मुझे तो याद ही नहीं हो पा रहा कि सेक्शंस कैसे याद करें। कि सर आपने आज की क्लास में देखो हमने क्या क्या बात कर ली। हमने आज कंपनी का मतलब बताया, अभी मैंने आपको बोला कि सर प्राइवेट कंपनी होती है, ओपीसी होती है, पब्लिक होती है। साथ साथ मैंने दो डॉक्यूमेंट का भी नाम लिया, एमओए भी लिया और एओए भी लिया। इन सबके सेक्शन कैसे याद करूं? क्योंकि एग्जाम में जब मैं सेक्शन लिखूंगा तभी तो मेरे को ज्यादा नंबर मिलेंगे और मुझे तो दिलवाने ही कितने हैं? 60+। तो आपको ये सेक्शन भी तो आने चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दो डेफिनेशन तो बता दूं। देखो मुझे इसकी डेफिनेशन आ चुकी है, इसकी डेफिनेशन के लिए हम अगली पूरी एक क्लास लगाएंगे, बट इसकी डेफिनेशन तो भाई हम कर सकते हैं और इन सब का सेक्शन भी हम कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। और अभी के अभी क्लास के अंदर ही आपको याद होगा, कभी भी आपसे कोई पूछे फेंक के मारना उसके मुंह पे सेक्शन कि सर इसका ये सेक्शन है, इसका ये सेक्शन है, इसका ये सेक्शन है। क्या आपको इतनी बात समझ आती है? पहले देखो हमारा आज का मेन काम है कि हमें एमओए और एओए की डेफिनेशंस आ जाए। मतलब तो आ चुका, पता चल गया बाय लॉज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसमें 6 बातें होती हैं या 7 बातें होती हैं, पर इसकी डेफिनेशन भी आना हमारा काम है। और देखो डेफिनेशन में मैं आपको एक गेम दिखा रहा हूं, इसमें भी सेम है, बाय 1 गेट 1। आपका जो मन करे उसमें से एक पढ़ लो, मन करे तो एमओए पढ़ लो, मन करे तो एओ पढ़ लो, मन करे तो एमओए पढ़ लो, मन करे तो एओ पढ़ लो, और दूसरा टेप देना, दूसरा टेप देना। मतलब हम सीखेंगे एमओए तो बस ऐसे करना है, जहां जहां हमने एमओए सीखा है उसको काट के क्या लिख देंगे? एओए। ऐसे वाली कहानी तो सीखेंगे सिर्फ एक ही, आ दोनों जाएंगे। और ये मत सोचना एक सीखना मुश्किल है, हर चीज आसान है अगर हम करना चाहें तो। सुनते हैं ध्यान से, मैं आपको सिखाऊं एमओए। तो पहले ना देखो एमओए सीखते हैं, इतना मजेदार खेल रहा है ना मतलब लॉ आपके साथ, कह रहा है मैं सिखाऊंगा ही नहीं, मुझे खुद ही नहीं आता। हमारे लॉज देखो क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कंपनी मीन्स आ कंपनी, कंपनी मीन्स आ कंपनी, ये ऐसे बोलता है। मान लो हम एओए सीख लेते हैं पहले। एओए कहता है एओए मीन्स एओए, क्या बोलता है? एओए मीन्स एओए। एओए का फुल फॉर्म लिख देता है, बस ये कहता है एओए मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बोलो आधी डेफिनेशन तो हमें ऐसी आ गई है। लॉ कितना मजेदार हो सकता है और कितना सिंपल हो सकता है। हम जबरदस्ती टॉर्चर ले रहे हैं कि लॉ बड़ा मुश्किल है, लॉ बड़ा मुश्किल है। स्मूथली और स्मार्टली पढ़ेंगे तो मजेदार है। आर्टिकल मीन्स आर्टिकल, क्या खेला है? लड़का मतलब लड़का, कंपनी मतलब कंपनी, आर्टिकल मतलब आर्टिकल। एक बात बताओ, ये है तो इसे बनाया गया होगा ना, इसे बनाया गया होगा, बनाने को क्या बोलते हैं? फ्रेम्ड। जैसे से बोलूंगा वैसे वैसे, पर
वक्त हालात के हिसाब से क्या हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बदलते? रूल्स एंड रेगुलेशन को बदलते रहते हैं। तो सर क्या पता इसे हमें बनाया हो ओरिजिनली, क्या बोलेंगे इसको, ओरिजिनली, यानी सर जो शुरुआत में बनाया था दैट इज कॉल्ड ओरिजिनली फ्रेम्ड। और ऑल्टर्ड, क्या हमने चेंज करने को ऑल्टर्ड बोलते हैं? तो मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे बोल रहा हूं, एओए मींस एओए, ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड। क्या थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? और ऑल्टर्ड करेंगे तो कैसे करते? टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। देखो मैं थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन बोलूंगा और देखो कैसे आसानी से आपको याद भी होगी और समझ भी आएगी। एओए मींस एओए, वेदर ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड टाइम टू टाइम, ऑल्टर्ड टाइम टू टाइम। क्या आपको थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है? आर्टिकल मींस आर्टिकल, आर्टिकल मींस आर्टिकल, वेदर ओरिजिनली फ्रेम्ड, अब वर्ड एक क्या ऐड कर दिया बस, वेदर। वेदर ओरिजिनली क्या पता यही वाला है, क्या पता हमने पहले बनाया था फिर चेंज किया है। और ऑल्टर टाइम टू टाइम, पर ये टाइम टू टाइम किसके हिसाब से? अकॉर्डेंस विद द किसके हिसाब से? प्रोविजन ऑफ कौन सा एक्ट है? कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, प्रीवियस कंपनी लॉ। बोलो आ रहा है क्या? ये देखो कंपनी लॉ की डेफिनेशन ही चुरा, कंपनी की डेफिनेशन ही चुरा ली। कह रहा आर्टिकल मींस आर्टिकल, आर्टिकल मींस आर्टिकल, वेदर ओरिजिनली फ्रेम और ऑल्टर्ड टाइम टू टाइम इन अकॉर्डेंस विद दिस लॉ और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। क्या आर्टिकल्स बेकार डेफिनेशन याद हो गई? एग्जाम में हम सब टेप पाएंगे अगर हम सिर्फ सुन लेंगे अच्छे से। तो देखो मैं अब आपको यहां दिखा रहा हूं, यही सेम हमने यहां लिखी है, हमने नहीं, लॉ ने। आर्टिकल मींस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या आ सकता है? इन परसुएंस ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ द कंपनी लॉ और दिस एक्ट, इस लॉ के हिसाब से या प्रीवियस किसी भी लॉ के हिसाब से। क्या कंपनी लॉ में हमें आर्टिकल की डेफिनेशन भी आ गई? और मैंने बोला था बाय वन गेट वन फ्री। अब देखो खेलेंगे। एमओए तो अपने आप आता है बिना बोले ही, पहले हमें एओए दोबारा रिवाइज करते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फ्रेम्ड ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड टाइम टू टाइम इन अकॉर्डेंस विद दिस लॉ और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। सेम टेप देंगे किस पे अब? एमओए पे। एमओए मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वेदर ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड टाइम टू टाइम इन अकॉर्डेंस विद दिस लॉ और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। क्या में आ चुका है? एमओए भी आता है और एओए भी आता है। यानी सर पढ़ना वरना कुछ नहीं समझना, और देखो याद तो अपने आप ही हो रहा है। आज की क्लास में आपको पता हमने क्या क्या पढ़ लिया? कंपनी का मतलब तो हमें आता है विथ डेफिनेशन, हमें एमओए का मतलब आता है विथ डेफिनेशन, एओए का मतलब आता है विथ डेफिनेशन और उसके क्लॉजेस भी आते हैं। बट प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी का मतलब भी आता है, पर अब रह गया क्या? सेक्शंस। अब हमें खेलना किस पे है? सेक्शन पे। मुझे आपको एक मंत्र देंगे और आपको ये मंत्र से ये सारी चीजें आएंगी। मैं पहले बता दूं क्या क्या आएगा आपको। मनप्रीत मंत्र से, मनप्रीत मंत्र से आपका आज का काम है कि आपको कंपनी का मतलब तो आएगा ही आएगा, एमओए का सेक्शन भी आएगा, एओए का भी आएगा, ओपीसी का भी मतलब आएगा, प्राइवेट का भी आएगा और पब्लिक का भी आएगा। यानी आज की क्लास में 1 2 3 4 5 6 6 सेक्शन, एक एग्जाम्पल, एक कहानी और 6 सेक्शन याद हो गए। देखो डेफिनेशन आ जाना अच्छी बात, पर अगर हमें एग्जाम में डेफिनेशन भी आती है और साथ में सेक्शन भी आता है, भाई साहब नंबर कैसे काट लेगा कोई? सोचो हम तो ऐसे बोल रहे, पूछ हमसे, हम तेरे मुंह पे फेंक के मारेंगे। ये 6 आने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? एक मनप्रीत मंत्र। ये मंत्र हमने बना दिया ताकि आपको आ जाए, और इतना सिंपल कहानी के फॉर्म में मंत्र है। सुनते हैं, 2 मिनट लगाने पड़ेंगे इस मंत्र के लिए आपको, ताकि आपका दिमाग एकदम से याद कर जाए और एकदम बस जाए कि अच्छा बेटे 6 के लिए हमें इतना आना चाहिए। दिखाता हूं मनप्रीत मंत्र, ऊपर लिखा हुआ है ऐसा कुछ। देखो साथ साथ बोलेंगे। यार मुझे बनानी क्या है? बोलो कंपनी। तो मैंने बोला कंपनी बनाओ। बोलो कंपनी बनाओ। भाई मुझे बोलो क्या बनवाने आए थे? कंपनी बनाओ। तो हम बोल रहे हैं कंपनी बनाओ, एओए और एमओए भी बनाओ, एमओए और एओए भी बनाओ। मैं कहा मुझे कंपनी बनानी है, तो उसने बोला कंपनी बनाओ, साथ में एमओए और एओए भी बनाओ। बोलो क्या मैं इतना बोल सकता हूं? मैं तो और आसान बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से।
नया नया अभी अभी मैंने ऐसा बोला, कंपनी बनाओ। पहला पॉइंट बोलो कंपनी बनाओ, तो आरओसी बोल रहा है एमओए एंड एओए लाओ, एमओए एंड ए लाओ। बोलो जैसे जैसे बोल रहा हूं आपको वैसे से याद करना है। कंपनी बनाओ, कंपनी बनाओ, एमओए और एओए लाओ। बोलो इतना याद हो सकता है क्या? कंपनी बनाओ, एमओए और एओए लाओ। ये ऐसा बोलता है, चाहे चाहे ओपीसी बनाओ, प्राइवेट बनाओ या पब्लिक बनाओ, चाहे ओपीसी बनाओ, प्राइवेट बनाओ या पब्लिक बनाओ। बोलो इतनी सी बात में कोई डाउट? पहले कहानी आ जाएगी, सेक्शन के लिए तो मंत्र अलग दे ही दूंगा और कनेक्ट करेंगे दोनों को। कंपनी बनाओ, उसके लिए एमओए और एओए लाओ, चाहे तुम ओपीसी बनाओ, चाहे तुम प्राइवेट बनाओ, चाहे तुम पब्लिक बनाओ। थोड़ा थोड़ा आ रहा है क्या? एक बार सीक्वेंस बोल दो कि जो जैसे मैंने बोला है, ताकि सीक्वेंस आ जाए। पहले क्या बनानी है? कंपनी बोल सकते हो आप। क्या बनानी है? कंपनी। कंपनी बनाने के लिए हमें क्या क्या लाना है? एमओए एंड एओए। जो सीक्वेंस बोल रहा हूं भाई, एमओए और एओए, इतना आ सकता है। फिर मैंने लगा क्या बनानी है? कौन सी वाली? ओपीसी प्राइवेट पब्लिक, ओपीसी प्राइवेट पब्लिक। अब देखो कैसे याद होगा आपको, इन सब के लिए कुछ करना ही नहीं है। अब मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, फोन नंबर, बस उसे याद करना है। फोन नंबर है 20, ये लिख लो, फिर अभी ये भी याद कराऊंगा। चलो मैं उधर ही लिख देता हूं। ये नया नंबर है, ऊपर पुराना नंबर है, ये मेरा नया नंबर है। 20, 56, 5, 62, 68, 71। देखो मैं, हिंदी अगर आपकी अच्छी है तो मैं तो आपको तुरंत 1 मिनट में याद कराऊंगा। हिंदी अच्छी है आपकी तो फिर देखो आपको तुरंत याद होगा। 20, 56, 5। बोलो एक बार, 20, 56, 20, 56, 5, 62, 68, 71, 62, 68, 71। और अगर इंग्लिश में बोलोगे, इंग्लिश में भी कराऊंगा, पहले हिंदी में। 20, 56, 5। पहले 3 नंबर तो मेरे को याद होगा, 20, 56, 5। एक मोबाइल नंबर याद करना है, 20, 56, 5, 62, 68, 71, 62, 68, 71, 20, 56, 5, 62, 68, 71, 20, 5, 62, आ रहा है? 20, 56, 5, 62, 68, 71। अब इंग्लिश में 20, 56, 5, ये थोड़ा मुश्किल होता है। 20, 56, 5, 60, 62, 68, 71, 62, 68, 71। पर हिंदी में तो देखो तुरंत 20, 56, 5, 62, 68, 71। आ रहा है क्या नंबर भी? अब देखो दो चीजों को सिंक्रोनाइज करना है, कंपनी बनाओ, एमओए एओए लाओ, चाहे ओपीसी बनाओ, चाहे प्राइवेट बनाओ, चाहे पब्लिक बनाओ, बोला था। और अब नंबर भी साथ साथ बोलेंगे, 20, 56, 5, 62, 68, 71। आ रहा है? अब मैंने जो बोला था वो साथ साथ बोलना। सबसे पहले क्या बोला था? कंपनी बनाओ, कौन क्या लाओ? एमओए। और क्या लाओ? एओए। कौन सी बनाओ? ओपीसी या आ रहा है क्या? और जो डेफिनेशन दी होती है वो 2 में दी होती है, तो इन सब के आगे क्या लगा सकते हैं हम? 2। अब देखो मैं आपको नीचे लिखूंगा और आप बोलना कि आपको आता है। सेक्शन 2 क्लॉज 20 किसका होगा? अपने आप याद होगा। 2 क्लॉज 56 किसका होगा? 2 क्लॉज 5 किसका होगा? 2 क्लॉज 62 किसका होगा? 2 क्लॉज 68 किसका होगा? और 2 क्लॉज 71 किसका होगा? पब्लिक। बताओ, अगर हमें ये आ गया तो हम एग्जाम में फेंक के मारेंगे जब पूछेगा हमें। देखो कोई पूछे ना पूछे, वो वाला प्राइवेट कंपनी कुछ भी लिखा है, हमने कहा प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68, हम फेंक फेंक के मारेंगे तो एग्जामिनर कहेगा भाई से तो सब पता है। तो ये हमें ट्रिक्स अगर आएंगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और पूरा कोर्स ऐसे ट्रिक्स से ही हो सकता है, क्योंकि मजे करने हैं, पढ़ना है। देखो पढ़ना तो ठीक है, पर रट्टा मार मार के पढ़ने से तो कोई फायदा है नहीं। बोले इतनी सी बात समझ आती है क्या? यानी देखो हमें सर अभी तक कंपनी लॉ के अंदर, आज हमने शुरू किया कंपनी लॉ, हमें कंपनी का मतलब पता है, हमें एमओए पता है, हमें एओए पता है, हमें यह भी पता है ओपीसी होती है, और हमें यह भी पता है प्राइवेट होती है, और हमें यह भी पता है कि पब्लिक होती है। बोलो पहले इतने में कोई भी डाउट, एक सिंगल डाउट भी आ जाए तो आप बताओ।
आने ही नहीं देंगे। आता है क्या इतना? पक्का। आज से शुरू करने वाले हैं ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। पर सेक्शन अब आपने बोलना है, मुझे नहीं। कौन सा सेक्शन लगेगा? क्लॉज। जब डेफिनेशन होती है तो वहां क्लॉज होता है। देखो मैं आपको और एक बात समझा दूं, जब हम जनरली कंपनी लॉ पढ़ेंगे या कोई भी लॉ पढ़ते हैं तो सेक्शन होता है। क्या होता है? सेक्शन। सबसे पहले सेक्शन, उसके बाद होता है सब सेक्शन, उसके बाद होता है क्लॉज, उसके बाद होता है सब क्लॉज। क्या इतनी बात समझ आती है? पर इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो सिर्फ इतना याद रखते हैं, सेक्शन, और उसके बाद होता है डायरेक्ट सब सेक्शन, सॉरी उसके बाद होता है क्लॉज, उसके डायरेक्ट क्या आता है? क्लॉज। तो यानी कि सर हम ये जो बोल रहे थे कंपनी लॉ की डेफिनेशन, वो 2 क्लॉज 20 में, नॉट अ डेफिनेशन ना। कंपनी की जो डेफिनेशन होती है वहां पे सबसेक्शन नहीं आके क्या आता है? क्लॉज। तो अब हम बोलेंगे 2 क्लॉज 20, 2 क्लॉज 56, 2 क्लॉज 5, 2 क्लॉज 62, 2 क्लॉज 68, 2 क्लॉज 71। आएगा इतना क्या? आएगा तो है ही। अब बढ़ते हैं अपनी अच्छी सी काम की और। आज ही स्कैनर के क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो हमारे एग्जाम में 7 टाइम्स आए हैं। ये जो टॉपिक है वो 7 टाइम्स कवर है, मतलब 7 बार। सोच रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर ये। और बच्चा 7 बार में भी अगर मतलब ना कर पाए तो फिर तो क्या ही है। हम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो सकते हैं, कभी दूसरा अटेम्प्ट तो सोचना भी नहीं है। दूसरा अटेम्प्ट सिर्फ हम अगर तब सोचेंगे जब हमने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि एग्जामिनर कभी क्वेश्चन नहीं बदल सकता, क्योंकि हम 100% अगर मॉड्यूल को समझ के गए हैं, मॉड्यूल से बाहर क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ये कोई यूपीएससी का पेपर थोड़ी है कि कहीं से भी आ जाएगा। सबसे अच्छी कोर्स की हमारी बात क्या है कि क्वेश्चन हमेशा मॉड्यूल से ही आता है। यानी या तो टीचर ने मॉड्यूल कवर नहीं कराया होता, या टीचर ने आपको टिप्स एंड ट्रिक नहीं दी होती, या दी होती बच्चा नहीं पढ़ता। दोनों तरफ से गलती हो सकती है। क्या इतनी बात आती है? तो मैं तो देखो 100% करा रहा हूं, आप साथ साथ सुन लोगे, और साथ साथ घर पे 15 मिनट लगाने रोज के। 15 मिनट अगर आप रोज के लगा लेते हो तो आप गारंटीड पास हो विद 60+। अब सुनते हैं ध्यान से, मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं, द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आज ही इवन अभी पिछले सितंबर अटेम्प्ट में भी ये क्वेश्चन आया है। ये जो अभी अपकमिंग सितंबर अटेम्प्ट पिछला गया उसमें भी ये क्वेश्चन था। और ये 7 बार तो मैंने बोला कम से कम है ये 7 बार। टॉपिक दैट इज वन पर्सन कंपनी। और मैं बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ हमें लगेंगे 15 से 20 मिनट। ओपीसी हमारे बाय हार्ट हमारे दिमाग में होगा। बस आप सेक्शन बोल दो, सेक्शन अब आपने बोलना है। सेक्शन 2 क्लॉज 62 आता है। फुल फॉर्म भी बोली दो। वन पर्सन कंपनी। जितना आपको पता ना आप साथ साथ बताओगे तो हमें अपने आप ही आता है। वन पर्सन कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर थे? मिनिमम 1, मैक्सिमम 1। बोलो आ रहा है क्या? मुझे एक और बात बता दो सर, इसके एमओए में कितने क्लॉज थे? 7, क्योंकि क्या है? ओपीसी। तो यहां पे एक एक्स्ट्रा क्लॉज कौन सा था? नॉमिनेशन क्लॉज। इसका एक एक्स्ट्रा क्लॉज था नॉमिनेशन क्लॉज। बोलो इतना तो मुझे लगता है आपको आ ही सकता है। अगर इतना आता है ना तो मेरे को सिर्फ 10 मिनट की और एडिशन करना है और अपना काम 100% डन। फिर एग्जाम के वो 7 तरीके के क्वेश्चन हम कर पाएंगे, 7 तरीके के। मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए ओपीसी का हम टेप पाएंगे, क्योंकि हमें आता है। सुनना ध्यान से, पहले मैं आपको थोड़ी थोड़ी कहानी समझाता हूं कि ओपीसी आया क्यों, लॉजिक्स भी समझने हैं। रट्टा वट्टा गया भाड़ में, पहले समझना है यार ओपीसी कैसे आ गया। क्योंकि हमने तो अभी बोला कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यहां तो एक ही बंदा है, यहां तो एक ही बंदा है। तो इसका इजाद कैसे हुआ? पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट लेकर आया कंपनीज एक्ट 2013। उससे पहले वाले एक्ट में ये नहीं होता था, यानी 1956 में इसकी कोई बात नहीं थी। कहां पे आया ये? कंपनीज एक्ट 2013 में। अब मेरे को ना जो लॉजिक समझ आ रहा है आप भी सुनना और आप देखना कि हाँ भाई बिल्कुल सही है। देखो यार हमने बोला हम क्या बनाएंगे? कंपनी। लॉजिक समझेंगे तो ओपीसी का लॉजिक समझ आएगा। अच्छा सर इसीलिए आया था ओपीसी। लॉ पढ़ने से पहले उसके लॉजिक्स आने चाहिए कि अच्छा हुआ था तो क्यों हुआ था। इसी को हम बोलेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। अब सुनते हैं ध्यान से, मैंने बोला सर कंपनी बनानी है, लॉ ने क्या बोला? पर्सन्स लाओ। क्या लाओ? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मैंने लॉ से लड़ाई करी, मैंने उसे लॉ को बोला ये एक बात बता, मैं ना सिंगल मैन आर्मी हूं। मैं क्या हूं? सिंगल मैन आर्मी। एक गाना भी था,
मुझे किसी और की क्या है जरूरत, मैं खुद को खुद से गले लगाऊं। क्या गाना था? ये गाने से कॉन्सेप्ट आया है। अगर मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं है, जब मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं है तो फिर लॉ कह रहा है दो लोग लाओ। अब मेरे को लॉजिकली देखो एक बात समझ आ रही है, कंपनी बनाने के लिए मान लो मनप्रीत ने कंपनी बनानी थी, मनप्रीत के पास ही दिमाग था, मनप्रीत के पास ही पैसा था, वहां पे मुझे जो बिजनेस बनाना था आइडिया किसका था? मनप्रीत का। बताओ लॉजिकली आइडिया किसका था? मेरा। और साथ ही साथ मनी भी कौन इन्वेस्ट करना चाह रहा था? मैं ही। पर मुझे कंपनी बनाने के चक्कर में एक बंदा ऐड करना पड़ गया फालतू में, क्योंकि लॉ कहता है कम से कम 2% चाहिए प्राइवेट बनाने के लिए। बोलो लॉजिकली दिमाग लग रहा है क्या कि सर एक ही बंदे के पास पैसा भी था और एक ही बंदे के पास दिमाग भी था, पर मजबूरन मुझे एक बंदा ऐड करना पड़ रहा था, ऐड अदर मेंबर, ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ लॉ, ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ लॉ। बोलो लॉजिक समझ आ रहा है? मुझे हर्ष को ऐड करना पड़ गया मान लो। अब मनप्रीत भी है और हर्ष भी है, कंपनी में एक दो मेंबर चाहिए थे, एक कौन आया? मनप्रीत, और एक आया हर्ष। एक बात बताओ, पैसा मेहनत मेरी है और प्रॉफिट लेने के टाइम ये भी ले रहा है, क्या मुझे दुख नहीं हो रहा? मैं कहा ऐसी कंपनी बनाने का तो कोई फायदा नहीं है। इस बात को लॉ मेकर ने समझा, इस बात को लॉ मेकर ने देखो समझते हुए बोला बहुत ध्यान से, ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी का ही पार्ट है, प्राइवेट कंपनी इन विच ओनली अ सोल मेंबर इज रिक्वायर्ड, सोल मेंबर इज रिक्वायर्ड। बोलो लॉजिकली मुझे लगा कि लॉ मेकर ने मेरी प्रॉब्लम को समझ लिया कि सर ऐसा ना हो जाए कि सर लोग कंपनी ना बनाए टेंशन में लेके कि भाई बनाऊंगा मैं, मेहनत मैं करूंगा और इसको जबरदस्ती देना पड़ेगा क्योंकि लॉ कहता है। इस चक्कर में हम नया कॉन्सेप्ट क्या इजाद किया हमने? 1% कंपनी, जो है तो प्राइवेट का ही, बट वो एक एक्सेप्शन हो गई। वैसे दो चाहिए होते पर इसमें कितने चाहिए? सिर्फ एक। बोलो आ रहा है क्या? और खासकर आप देखो जो बोलने वाला बहुत ध्यान से समझना, ये कोशिश ऐसा इन्होंने इसके लिए करी, स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए। किसको प्रमोट करने के लिए की? स्मॉल बिजनेसेस को इन कॉर्पोरेट फॉर्म, इन कॉर्पोरेट फॉर्म। देखो यार पहले ना ये लालाजी टाइप चलते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप। ये कैसे चलते थे? सोल प्रोप्राइटरशिप। हमने कहा यार थोड़ा सा कॉर्पोरेट फॉर्म में ला दें, तो मैंने कहा कॉर्पोरेट फॉर्म में ला दें यानी कि सर अकेले जो लालाजी सोल प्रोप्राइटर की तरह काम करते थे अब किसकी तरह काम करेंगे? कंपनी की तरह। और कंपनी में हम एक प्रोविजन अभी बताऊंगा, लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। अभी समझेंगे वो सब बात की बात, पर पहले मुझे बताओ क्या हमें इतनी बात समझ आ रही है? ओपीसी किस टाइप की कंपनी? प्राइवेट ही है, जिसमें मेंबर कितना होगा? एक। और हमारा ये कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया? स्मॉल बिजनेसेस को कॉर्पोरेट फॉर्म में लाने के लिए। इतने में कोई डाउट? और स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया, ये लाइन जान बन जाएगी आगे जाके। स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया इन कॉर्पोरेट फॉर्म, लिख दो बड़ी बड़ी सी लाइन ये यहां पर, स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया इन कॉर्पोरेट फॉर्म। ये लाइन से एग्जाम के 5 तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इन कॉर्पोरेट फॉर्म यानी सर टेंशन लेके पढ़ाई तो करने का देखो कोई फायदा है नहीं। मैंने जैसे से लिखा उसको अंडरलाइन करो, बस ये 3 डब्बे बना दो, स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया। और देखो अभी आपके एग्जाम के क्वेश्चन दिखाऊंगा पिछली बार का भी। स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया इन कॉर्पोरेट फॉर्म। लिख पाओगे क्या? स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया इन, आप बताओ हम किसको प्रमोट करना चाहते हैं? इंडिया के लोगों को। हम प्रमोट इंडिया के लोगों को करना चाहते हैं कॉर्पोरेट फॉर्म में। अब ये जो इन इंडिया वाली बात है ना, इसको समझते हैं। यानी सर हम ये सिस्टम किसके लिए लाए? अपने लोगों के लिए। क्या बाहर वालों को देंगे? नहीं। अब यहां से देखो मैं पॉइंट निकाल रहा हूं और देखता हूं आप समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे। ओपीसी में कितने मेंबर था? 1। ओपीसी में मेंबर कितना था? 1 मेंबर। बहुत ध्यान से देखता हूं आप कनेक्ट कर पाते हो या नहीं। मेंबर, मेंबर शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया।
सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेसिडेंट इन इंडिया। बोलो लॉजिकली समझ आता है क्या? हमने अपने लोगों के लिए शुरू किया ना। हमने किसके लिए शुरू किया है? अपने लोगों के लिए। हमारा बंदा सिटीजन का मतलब होता है जिसको नागरिकता मिली हुई है, और रेसिडेंट का मतलब होता है जो रहता भी यहीं है। यानी हमारा बंदा हमारे इंडिया में रहता है, उसे प्रमोट करूंगा, बाहर वालों को प्रमोट नहीं करूंगा। यानी ये जो सिस्टम लाया गया, कॉन्सेप्ट लाया गया, किसके लिए लाया गया? अपने लोगों के लिए जो इंडिया में ही रहते हैं। इसी वजह से देखो मैंने बोला मेंबर शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेसिडेंट इन इंडिया। ये क्वेश्चन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि जो मेंबर होगा वो कौन हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ सिटीजन इन इंडिया, सिटीजन इन इंडिया और रेसिडेंट ऑल्सो इन इंडिया। सिटीजन इन इंडिया नहीं, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेसिडेंट इन इंडिया। बोलो पहला कॉन्सेप्ट में कोई डाउट? अब मैं आपको अगर एक बात बोल दूं और आसान बना दूं, मेंबर के बाद कौन होता था बता दो? मेंबर मर जाएगा तो कौन आएगा? नॉमिनी। मैं ऐसे बोल दूं, एक ही लाइन में काम खत्म कर दूं, मेंबर हो या नॉमिनी हो, सिटीजन इंडिया का होना चाहिए और रेसिडेंट इंडिया का होना चाहिए, तभी हम ओपीसी बना सकते हैं, वरना हम ओपीसी बना ही नहीं सकते। बोलो पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है क्या? हम ओपीसी जब बनाना चाहते हैं तो ओपीसी बनाने के लिए मेंबर कैसा होना चाहिए? मेंबर इज इक्वल टू टू थिंग्स, सिटीजन प्लस रेसिडेंट। आसान तो यही है। सेम नॉमिनी के लिए भी बोल दूं, नॉमिनी इज इक्वल टू सिटीजन प्लस रेसिडेंट। बोलो आता है क्या? पक्का। एग्जाम का क्वेश्चन दिखाऊं जो एग्जाम में क्वेश्चन आया सेम 5 नंबर में, सेम इसी पॉइंट पे क्वेश्चन। आज नॉमिनी के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे फर्स्ट डेमो क्लास के अंदर, और देखो कितना आसान है। तो लॉ में डरना वरना छोड़ दो, समझना स्टार्ट कर दो। देखो मैं दिखाता हूं क्वेश्चन क्या है। ये आईसीएआई का क्वेश्चन है, पिछले से पिछले बार भी आया और पिछली बार भी आया। क्वेश्चन लिखा मिस्टर जॉन, नाम आगे पीछे होगा, मुझे नाम याद नहीं, पर कहानी जो है वो ये बता रहा हूं। मिस्टर जॉन रेसिडेंट इन इंडिया, सिटीजन ऑफ यूएसए, विलिंग टू फॉर्म ओपीसी एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। यहां तक क्वेश्चन था। फिर बोलता है डिसाइड वेदर ही कैन डू सो, ही कैन डू सो। ये क्वेश्चन आया। मिस्टर जॉन रेसिडेंट इन इंडिया, सिटीजन ऑफ यूएसए, सिटीजन ऑफ यूएसए, विलिंग टू फॉर्म ओपीसी एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डिसाइड वेदर ही कैन डू सो। आप बताओ कर सकता है या नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकता। बट अब एग्जाम में बच्चा कहता है सर लिखेंगे कैसे, 5 नंबर मिलेंगे कैसे? तो फर्स्ट क्लास में हम लिखना भी सीख जाएंगे। कुछ नहीं है, अगर हमें आता है तो हम सब कर सकते हैं। देखो इट्स कॉल्ड केस लॉ। इसको हम क्या नाम देते हैं? केस लॉ। क्योंकि केस लॉ, क्योंकि कहानी दी, केस लॉ लिखने का तरीका है। केस लॉ जो लिखने का तरीका है वो सुनते हैं। इसको करेंगे हम 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स, और अभी आपके सामने लिख के दिखाऊंगा, कुछ है ही नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हमें ना पहले बताना है लॉ क्या कहता है। लॉ क्या कहता है, इसको टू ऐसे लिखेंगे प्रोविजन। पहले क्या लिख देंगे? प्रोविजन। और प्रोविजन लिखते देखो क्या लिखेंगे। अब हमें सेक्शन याद है तो देखो फायदा, एज पर सेक्शन, कभी एब्रिवेशन यूज मत करना लॉ के पेपर में। एज पर प्रोविजन, एज पर द सेक्शन 2 क्लॉज 62 किसका? ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, as per section 2 clause 62 of the Companies Act 2013, one person company means a company in which he is the sole member, sorry he नहीं होगा, in which only a sole member is required to form। अगर हमने यहां पे ओपीसी को ब्रैकेट में लिख दिया ओपीसी, तो बाद में ओपीसी लिख सकते, टू फॉर्म ओपीसी। पहला पैराग्राफ खत्म। अब यहां लिखेंगे हाउएवर, जो हमें आता है बस उसे लिखना, हाउएवर द
member or who is willing, yeah, member must be the citizen of India and resident in India. इतना लिख देंगे पहले। बताओ हमें प्रोविजन आता था क्या? अब एग्जाम में क्या करेंगे, इसको हाईलाइट, जो जो काम की बातें हैं। कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन 2 क्लॉज 62। यहां पे कंपनी जिसमें सोल मेंबर होता है मस्ट बी अ सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया। काम खत्म। बोलो इतना लिख पाओगे क्या? अब ये तो लॉ कहता है, ये तो लॉ कहता है, बट क्वेश्चन ने क्या पूछा ये भी तो लिखेंगे। फैक्ट ऑफ द केस, फैक्ट ऑफ द केस, क्वेश्चन को उतार देना है शॉर्ट में। मिस्टर जॉन, नाम क्या था? मिस्टर जॉन, रेसिडेंट इन इंडिया एंड सिटीजन ऑफ यूएसए, विलिंग टू फॉर्म ओपीसी इन इंडिया। इतना सा क्वेश्चन है। बोलो फैक्ट ऑफ द केस उतार दिया गया। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, लॉ ये कहता है, क्वेश्चन ये है। अब जवाब भी तो देंगे ना। अब क्या लिखेंगे? कंक्लूजन। खत्म। क्या लिखेंगे? कंक्लूजन। अगर हमें एक केस लॉ लिखना समझ गए ना तो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारी होती रहेगी। तरीका आना चाहिए। तो सर स्मार्टली पढ़ेंगे तरीके से। अब मैंने क्या बोला? कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन सीखते हैं बहुत ध्यान से। मैंने कहा एज डिस्कस्ड अबव, एज डिस्कस्ड अबव, फॉर इनकॉर्पोरेटिंग a one person company, for incorporating a one person company, the sole member should be the resident and citizen of India. Paragraph change. Mr. John is resident in India but not the citizen of India. Therefore he is not entitled, yeah, he is not eligible to form OPC. और इसको हाईलाइट करेंगे बड़े बड़े से, 5 में से 5 नंबर। मतलब लॉ याद थोड़ी करना था हमें, सिर्फ प्रोविजन जो ऊपर समझा उसको टेप देना था। और लैंग्वेज तो एकदम सिंपल लिखनी है। आप ये सोचते हो ना सर एग्जाम में आपका इंस्टीट्यूट खुद कह रहा है, बहुत सारे बच्चों के ये भी डाउट होते हैं कि सर एग्जाम में क्या हमें लॉ की लैंग्वेज लिख देनी है? एग्जाम का आपका मॉड्यूल कहता है, सजेस्टेड क्वेश्चन कहता है, सजेस्टेड इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस कहती है रट्टाफिकेशन वाली लैंग्वेज नहीं, बेसिक इंग्लिश, बट ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको आता है तो आप पूरे नंबर स्कोर कर सकते हो। बोलो अभी तक क्या आपको इतनी सी बात आ गई है कि सर ओपीसी वो एक कंपनी होती है जो एक मेंबर बनाता है। और ये कॉन्सेप्ट कहां से लॉन्च हुआ कि सर हम अपने लोगों को प्रमोट करना चाह रहे हैं, इसलिए चाहे नॉमिनी का क्वेश्चन हो चाहे कोई क्वेश्चन हो, दोनों सिटीजन होने चाहिए और रेसिडेंट होना चाहिए। यही सेम क्वेश्चन दोबारा आया एग्जाम में, सेम। बस कहानी पता क्या कर दी उन्होंने? एक सेकेंड, कहानी इन्होंने देखो ऐसी कर दी। ये जो क्वेश्चन आया था सेम यहां पे लिख करना, इन्होंने ये सिटीजन ऑफ इंडिया ही लिख दिया, सिटीजन ऑफ इंडिया ही लिख दिया, और लिखा मिस्टर शो लिख दिया, शॉ जो भी कह दिया, मिस्टर शॉ जिसे हम नॉमिनी बनाना चाहते हैं वो यूएसए का सिटीजन है। तो हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि दोनों चाहिए थे। तो क्वेश्चन बस इतने में घुमाते रहते हैं कि सिटीजन होगा या मतलब हमारा जो मेंबर है वो या नॉमिनी, लेकिन हमें पता दोनों होने चाहिए। बोलो पहला कॉन्सेप्ट आ गया क्या? दूसरा जो आता है वो सेम ये वाला स्मॉल बिजनेस। ये जो करने आए हैं ना, ये छोटे लोगों को प्रमोट करना चाहते थे हम। एक मैंने बोला ना 3 वर्ड से पूरा ओपीसी खत्म, 3 वर्ड से पूरा ओपीसी और इसके 7 तरीके के क्वेश्चन खत्म। पहला हमें आ चुका है इन इंडिया, अब हमें क्या वर्ड सीखना है? स्मॉल बिजनेस। देखते हैं आपको स्मॉल बिजनेस वाला कॉन्सेप्ट आ सकता है या नहीं। स्मॉल बिजनेस हम किसको प्रमोट कर रहे हैं? बोल दो, स्मॉल बिजनेस को, यानी बड़े बिजनेसेस के लिए तो नहीं। इसका मतलब देखो मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, ओपीसी
एकदम क्रॉस कर रहा हूं, बैंकिंग का काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये तो स्मॉल बिजनेस नहीं है, बड़े लोगों की कहानी है। भाई साहब ओपीसी बैंकिंग काम नहीं कर सकती, पीएफआई का काम नहीं कर सकती। बोलो लॉजिकली समझ आ रहा है? यानी मैंने एक वर्ड पकड़ लिया स्मॉल बिजनेस, उसी से, क्योंकि लॉ का ना जो भी कुछ बनता है तो विथ लॉजिक बनता है। लॉजिक यही था कि सर स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करना है, तो जितनी वो बातें लिख के जा रहे हैं बच्चा याद कर रहा है, क्रैम कर रहा है, करना ही नहीं था। क्रैम करने से हम थोड़ी देर में भूल जाएंगे कौन सा क्या था, पर अगर मैं लॉजिक था स्मॉल तो मैं पता अच्छा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो याद करना नहीं, समझना आसान, और बड़े बड़े चैप्टर छोटे लगेंगे, और फिर आपको लगेगा लॉ का कोर्स तो कुछ था ही नहीं। देखते हैं क्या इतनी बात समझ आती है। एक और बात बताता हूं, सुनो पहले। एक होता है ना सर, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। अभी ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि इसके लिए जब पढ़ेंगे तो पढ़ाऊंगा। इसको बोलते हैं सर चैरिटेबल कंपनीज। इसे क्या नाम देते हैं? चैरिटेबल कंपनीज। और इसको लॉ में सेक्शन 8 में डिफाइंड है, तो इसीलिए इसका नाम आ जाता है सेक्शन 8 कंपनी। अभी इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, ओपीसी। पर बस बस ये बताओ, ये किस बिजनेस को प्रमोट करने की बात कर रहा था? छोटे। अरे यार तू तो खुद छोटा है, तू क्या चैरिटी करेगा? पहले अपना पेट भरना होता है फिर दूसरे का। छोटा अब तो भिखारी लोगों को चैरिटी करेगा नहीं, तो छोटी कंपनी खुद के लिए सोचती है, इसलिए लॉ ने इस बात को भी समझते हो देखो क्या बोला। ओपीसी, ओपीसी जो है कभी भी सेक्शन 8 का काम नहीं कर सकती, क्योंकि चैरिटी का काम तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि तूने खुद बोला है तू छोटा है, तो तू छोटा है तो ये सब काम नहीं कर सकता। ये सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये सारे वर्ड टू वर्ड क्या बनेंगे हमारे क्वेश्चंस। क्या दो बातें आ रही हैं? पक्का? कोई डाउट यहां तक? अब एक बात, मैंने बोला था छोटी कंपनी भी होनी चाहिए ना। ओपीसी किस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं? स्मॉल। तो कंपनी कैसी होनी चाहिए? छोटी। यानी ओपीसी इज इक्वल टू, अब उल्टा बोल रहा हूं, इज इक्वल टू स्मॉल कंपनी, इज इक्वल टू स्मॉल कंपनी। ओपीसी इज इक्वल टू स्मॉल कंपनी, ओपीसी इज इक्वल टू स्मॉल कंपनी। अब सुनना ध्यान से, स्मॉल कंपनी का मतलब क्या है? तुच्छ कंपनी। स्मॉल कंपनी का मतलब ही क्या होता है? तुच्छ कंपनी, छोटी कंपनी। और हम छोटा लोगों को दो तरीके से आंकते हैं, बहुत आसान है, बहुत ही आसान लॉ है। स्मॉल कंपनी को दो तरीके से तुच्छ आंका जाता है लोगों को, लगाया कम है, कमाया कम है। लगाया कम है और कमाया कम है। लगाने को कंपनी में कैपिटल बोलते हैं, और जो हम कैपिटल लगाते हैं दैट इज कॉल्ड क्या होता है? पेड अप कैपिटल। पेड अप या कैपिटल ही अभी बोल देते हैं, चलो आसान करने के लिए पहले ही बोला कैपिटल। और कमाने को क्या बोलते हैं? टर्नओवर। बोलो आसान है क्या? लगाया कम है और कमाया कम है। वो कंपनी जिसमें हमने पैसा कम लगाया है और कम कमाया है दैट इज कॉल्ड स्मॉल कंपनी। अब कितना कम लगाया है? ये अब मॉड्यूल्स में, स्कैनर में कई बार पुराना लिखा हुआ है पर अब अमेंड हो चुका है, तो अमेंडेड वाला पढ़ना। बच्चा ना एग्जाम में वही पुराना लिख के आ जा रहा है, एग्जामिनर चेक न्यू के हिसाब से कर रहा है, मॉड्यूल में अपडेटेड नहीं है। मॉड्यूल में अपडेटेड नहीं है, जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन उसमें अपडेटेड नहीं है, पर जो अब आ रहे हैं क्वेश्चन उसमें अपडेटेड है। तो बच्चा कंफ्यूज होता है, लेकिन जो अपडेटेड है वो मैं बता दूं, हमारा जो कैपिटल लगाएंगे वो 4 CR होना चाहिए, अप टू 4 CR। अगर हम अप टू 4 CR और 4 CR से कम तक लगाते हैं तो वो स्मॉल कंपनी है। और टर्नओवर देख लो 40 CR है, ऐसा स्मॉल है, 4 करोड़ और 40 करोड़। यानी मुझे तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन अपने आप ही आ रही है। स्मॉल कंपनी वो होती है जो छोटी कंपनी है। छोटी मतलब थोड़ा सा पैसा लगाया है और थोड़ा ही कमाया है, 4 करोड़ तक लगाया है और 40 करोड़ तक कमाया है तो स्मॉल है। बट अब मैं आप पूरी डेफिनेशन बोल देता हूँ। स्मॉल कंपनी, बस एक बात याद रखना, अब हमने ये भी पढ़ लिया था कि प्राइवेट कंपनी होती है और फिर पब्लिक होती है। प्राइवेट होती है और पब्लिक। पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल नहीं होती यार, पब्लिक कंपनी तो बहुत जनता से पैसा ले रहे हैं, तो कभी भी स्मॉल नहीं होती। अब देखो डेफिनेशन लॉ ने जो बोला मैं लिख दूंगा और आपको आ जाएगा। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, अदर देन पब्लिक कंपनी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अदर देन पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी whose paid up share capital, paid up share capital does not exceed कितना? 4 करोड़। और टर्नओवर
डज नॉट एक्सीड 40 करोड़। बोलो आ रहा है क्या स्मॉल कंपनी? यानी देखो अब मैं ओपीसी पढ़ाते पढ़ाते क्या सिखा दिया, स्मॉल कंपनी। ये स्मॉल कंपनी का एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, सेम 3 मार्क्स। एक कहानी दी हुई और पूछ रहा है कि ये स्मॉल कंपनी है, तो आपको बोलना था यस या नो, बस इतना। और वैसे बता दूं, जब हम इसकी सीक्वेंस याद कराऊंगा तो बता दूंगा, लेकिन अभी ये 2 क्लॉज 85 में दिया हुआ है, ये 2 क्लॉज 85 में इसकी डेफिनेशन है स्मॉल कंपनी की। बोलो क्या आज की क्लास में आपको पहले इतना आ सकता है? ओपीसी जब भी बनेगी वो छोटे लोगों को प्रमोट करने के लिए बन रहा था, ओपीसी इज इक्वल टू स्मॉल कंपनी, ओपीसी इज इक्वल टू स्मॉल कंपनी, इतना आता था। फिर हमने बोला सर सेक्शन 8 का काम नहीं कर सकते क्योंकि चैरिटी छोटे लोगों की बात नहीं है। फिर बोला ये बैंकिंग का काम भी नहीं कर सकती, और ये काम हम सिर्फ अपने लोगों को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, तो सर फिर ये सिर्फ इंडिया वाले लोगों के लिए होगा जो सिटीजन भी हो और रेसिडेंट भी हो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट यहां से बनते हैं। बोलो आ रहा है क्या इतना? इतने में कोई डाउट हो तो बताओ। बस एक कॉन्सेप्ट और करेंगे आज की क्लास में, अगर आपको इतना आ गया तो अगली क्लास में हम सबको कनेक्ट करेंगे और प्राइवेट के भी क्वेश्चन देखेंगे और पब्लिक के भी देखेंगे, और दिखाऊंगा कि फर्स्ट 2 दिनों में ही हमारा 20% कंपनीज एक्ट खत्म, और साथ साथ एग्जाम के क्वेश्चंस भी खत्म। सारे क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। बट अगर आपको इतना आ गया तो 2 क्लासों में ही 20% खत्म। तो ना तो सर लॉ बड़ा है ना तो मुश्किल है, हम इसको जबरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि टीचर देखो क्या करता है, जानबूझ के बताता है बहुत मुश्किल है बेटा, क्योंकि अगर हम ज्यादा मुश्किल बोलेंगे तो बच्चा डरेगा, डरेगा तो फेल भी तो हो जाएगा यार। हमें बोलना ही नहीं है कि मुश्किल है, और ये मैनिफेस्ट की गेम है। अगर हम फर्स्ट डे से मैनिफेस्ट भी करेंगे ना आसान है, तो वो आसान है। मैं फर्स्ट डे से जब बार बार आपको क्यों बोल रहा हूं आसान है आसान है आसान है, ताकि आपका दिमाग में भी आ जाए कि आसान है, और अगर हमने फील कर लिया आसान तो सच में भी आसान, और अभी तक क्या ही मुश्किल है, आता है इतना। आप देखो ध्यान से, जिंदगी का एक नियम है चेंज। जिंदगी का एक नियम क्या है? चेंज, वक्त के हिसाब से ऑल्टर करना। ऑल्टर करना वक्त के हिसाब से हमारा एक नियम है। सुनना ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने कंपनी बनाई कौन सी वाली? ओपीसी, क्योंकि अभी हम सिर्फ ओपीसी पढ़ रहे हैं तो ओपीसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। 1 पर्सन कंपनी। पर अब मेरा मूड चेंज हो गया है, कह रहा मैं तुच्छ प्राणी नहीं रहना चाहता, मैं छोटा प्राणी नहीं रहना चाहता, मुझे बड़ी कंपनी बनना है। यानी इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जन। ये एग्जाम का क्वेश्चन है ये भी, कन्वर्जन। किसमें कन्वर्ट होंगे? अदर कंपनीज में। मैं दूसरा नाम थोड़ी बताऊंगा कौन सी, अदर कंपनी किसी में भी, प्राइवेट में पब्लिक में। कन्वर्जन, क्या कंपनी कन्वर्ट हो सकती है? पहला सवाल है, सवाल क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्या ओपीसी, पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, कैन ओपीसी बी कन्वर्टेड इनटू नो अदर कंपनीज? पहला सवाल है ये। देखो 3 सवाल करेंगे और आज का हमारा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, ओपीसी के बारे में सब कुछ। फिर आप जितना मर्जी क्वेश्चन उठा के देख लो, आज के आज ही पहली क्लास में ही आप ओपीसी के आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, स्कैनर के, किसी बुक के, कहीं से आपको ओपीसी के सारे क्वेश्चन आते होंगे आज के आज ही। तो जो हमें इतना बड़ा टॉपिक लगता था कि अरे भाई हो ही नहीं पाएगा, सब हो सकता है। कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, इधर मनप्रीत है तो मुमकिन है। सुनो ध्यान से, अब मैंने पूछा क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? सर देखो अगर मैं पूछ रहा हूं ना तो कर तो सकते ही होंगे। सर एक बात तो अभी मैंने इसीलिए शुरू में बोला इतिहास का नियम है चेंज, तो चेंज तो हो सकता है, यस पॉसिबल। इस सवाल में तो कोई दिक्कत ही नहीं, सर होता ही है। ये तो सर मेरे को लगा ना मैंने बनानी थी ओपीसी, फिर मुझे लगा यार वक्त हालात के हिसाब से मैं बड़ा हो गया हूं तो मैं चेंज करना चाहता हूं, तो यस आई कैन चेंज, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब जो सवाल है वो इंपॉर्टेंट है, यस तो ठीक है। अब जो यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आता वो ये है, कन्वर्जन। प्रोसेस नहीं आता, डोंट वरी, प्रोसेस नहीं आता क्योंकि वो आपका कोर्स कंटेंट का पार्ट नहीं है, वो इंटर का है। जब हम इंटर पढ़ेंगे तो हमें बताएंगे कि कन्वर्जन में कैसे कैसे होता है, पर पहले बेसिक तो आना चाहिए। सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, एक चीज ना करी जाती है और एक करवा दी जाती है। जैसे आप पढ़ रहे हो, पढ़ाना पढ़ रहा है, और एक होता है शौक, हम शौक से पढ़ते हैं। जब हम शौक से पढ़ते हैं उसे बोलते हैं वॉलेंट्री, यानी सर हम अपनी मर्जी से कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री। और एक कन्वर्जन होता है मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब ये लॉ कह रहा है करो बेटा कन्वर्ट, तुम्हें करना पड़ेगा। मैं ऐसा बोल दूं क्या? यहां ऑन इट्स ओन होता है,
ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन, और यहां होता है रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। बोलो इतने में कोई दिक्कत? पहले एक कन्वर्जन होता है वॉलेंट्री और एक होता है मैंडेटरी। एक करना पड़ेगा और एक कर सकते हो, बहुत फर्क है। मैंने बोला पढ़ना पड़ेगा, और एक बोल रहा हम पढ़ना चाहते हैं। जो चाहते हैं उनके लिए तो देखो लाइफ सेट है, जो मजबूरन वश पढ़ रहे हैं उनके लिए लाइफ सेट नहीं है, क्योंकि आपको मजा नहीं आएगा। तो जो चीज हम खुशी से करते हैं वो हमें अच्छा लगता है। जब मैं जॉब कर रहा था तो मुझे लगा जॉब करनी पड़ेगी, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। बट जब मैंने कोचिंग शुरू करी तो मुझे लगा यस कर सकता हूँ, अच्छा है ये, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ। मैं अपनी क्लास अगर मैं खुद इंजॉय नहीं करूंगा तो मैं दूसरे को इंजॉय नहीं करा पाऊंगा। मैं खुद इंजॉय करता हूँ, मुझे मजा आता है कि अरे बेटे ऐसे 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 से होगा, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है तो दूसरे को अच्छा लगेगा। दैट इज अ वॉलेंट्री थिंग। वॉलेंट्री मतलब ऑन इट्स ओन। यहाँ पे वॉलेंट्री किसकी बात हो रही है? कन्वर्जन की। बोलो आ रहा है क्या इतना? अब देखो हमने अपनी मर्जी से क्या बनाया था? ओपीसी। हमने अपनी मर्जी से क्या बनाया था? बोलो आ रहा है इतना समझ? तो लॉ कहता है बेटा सोच समझ के बनानी चाहिए थी ना। ओपीसी अगर आप अदर कंपनी में कन्वर्ट कराना चाहते हो, ध्यान से देखना, तो कन्वर्जन ओनली पॉसिबल, बहुत ध्यान से, ओनली पॉसिबल, ओनली पॉसिबल को अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, सब कुछ कर लो जो कर सकते हो। सारे क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं। ओनली पॉसिबल, यार एक दिन में रोज रोज थोड़ी बदलते रहोगे तुम। आफ्टर 2 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब आप बने हो ना सर, तो 2 साल बाद ही तुम कन्वर्ट कर सकते हो। यानी अगर तुम अपने आप अपनी मर्जी से करना चाहते हो तो 2 साल से पहले तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। सोचो ना क्या हो जाए, आज मैंने ओपीसी बनाया, कल कह रहा हूं प्राइवेट, परसों फिर कह रहा हूं ओपीसी। ये ड्रामा नहीं हो जाएगा? तो लोग कह रहे तुझे सोच समझ के काम करना चाहिए था, तो अगर तूने कन्वर्ट करना है तो 2 साल वेट करना पड़ेगा। ये कैसा कन्वर्जन है? वॉलेंट्री, जहां लॉ कह नहीं रहा। पर अब मैंने आपको एक बात बोली थी, जिसको आता है उसके लिए देखो खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। ओपीसी इज इक्वल टू स्मॉल कंपनी। बोला आता है क्या? ओपीसी इज इक्वल टू स्मॉल कंपनी का मतलब क्या था? जिसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़, टर्नओवर 40 करोड़। क्या बात है! अगर ये लिमिट ही एक्सीड हो जाए, भाई साहब मैंने क्या बिजनेस किया, पहले दिन खोला, पहले दिन ही 500 करोड़। अगर मेरा ओपीसी मैंने खोली, मान लो ओपीसी स्टार्ट करी, ध्यान से एकदम, मैंने ओपीसी स्टार्ट करी मान लो 1 जैन 2025 को, और भगवान की दया से 15 जैन तक ही, 15 जैन तक ही मैंने कितने का टर्नओवर कर दिया? 50 करोड़ का, 500 करोड़ का। कितने का टर्नओवर कर दिया? अब मैं क्या स्मॉल कंपनी रहा हूं? नहीं, लिमिट मेरी पार हो गई। अगर मेरी लिमिट पार हो गई भैया, तो फिर मेरे को स्मॉल ओपीसी रहने का हक भी नहीं है। ओपीसी रहने का हक भी, लॉ मुझे क्या कहेगा? कन्वर्ट करा, कन्वर्ट करा। क्या ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं या करवाना पड़ रहा है? पड़ रहा है। इनटू अदर कंपनीज, इनटू अदर कंपनीज। यहां पे कोई लिमिट ही नहीं है, नो टाइम लिमिट। बोलो समझ आ रहा है क्या? क्योंकि ये तो लॉ कह रहा है ना, जब भी तुम्हारी लिमिट एक्सीड हो जाएगी तुम्हें कन्वर्ट कराना पड़ेगा, लेकिन वॉलेंट्री में 2 साल वेट करना पड़ेगा। बोलो आ रहा है क्या? एग्जाम में सेम क्वेश्चन आता है, कहानी लिखा हो तो ओपीसी, एक क्वेश्चन आया एग्जाम में सेम, यही यही क्वेश्चन था पिछले से पिछले अटेम्प्ट का। क्वेश्चन देखो क्या था, बड़े मजेदार। अगर आपको इतना इतना समझ आएगा ना तो देखो क्वेश्चन तो ऐसे होंगे। क्या ओपीसी कितनी बात समझ आ गई कि ओपीसी में कन्वर्जन कितने तरीके से होता है? 2, वॉलेंट्री और मैंडेटरी। वॉलेंट्री करने के लिए 2 साल वेट करना पड़ेगा, जब बनेगी उसके बाद 2 साल वेट करना पड़ेगा। लेकिन 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 अगर लिमिट एक्सीड हो जाए तो फिर तो करना पड़ेगा। आता है। अब देखो क्वेश्चन क्या था, मिस्टर राम इनकॉर्पोरेटेड, बस नाम अलग होंगे बाकी कहानी सब सेम होगी। मिस्टर राम इनकॉर्पोरेटेड ओपीसी ऑन 1 जुलाई 2023। पहली लाइन ये लिख दी, मिस्टर राम इनकॉर्पोरेटेड फर्स्ट ओपीसी ऑन 1 जुलाई 2023। हिज फ्रेंड श्याम want to join his company as a member of the company. Mr. Ram
want to add him as a member of the company. इतनी बात समझ आती है? द डिटेल्स ऑफ द कंपनी आर गिवन बिलो. ये दिया इन्होंने. कह रहा है पेड अप शेयर कैपिटल 40, चलो इसको लिखते हैं 35 lakhs. टर्नओवर मान लो दे रखा है 50 CR. यहां पे भी करोड़ है. ये दे रखी कहानी. और अब आपसे एक लाइन लिखेगा, बीइंग अ प्रोफेशनल एडवाइज द कंपनी. एडवाइज मिस्टर राम. बताओ हो सकता है क्या? कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? पॉसिबल है या नहीं है? एकदम सामने आपके क्वेश्चन है. मैं क्वेश्चन दोबारा रीड कर दे रहा हूं. एक राम एक कंपनी बनाई 1 जुलाई 2023 को. वो अपने फ्रेंड को भी ऐड करना चाहता है. ओपीसी बनाई थी उसने. वो अपने फ्रेंड को भी ऐड करना चाहता है आज की डेट पे. और बैलेंस शीट ये दे रखी है कि पेड अप शेयर कैपिटल है हमारा 35 करोड़ और टर्नओवर हमारा 50 करोड़. क्या कन्वर्ट कर ये उस बंदे को ऐड कर सकता है? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं. देखो ध्यान से, क्यों? ओपीसी का रूल क्या था? 1 मेंबर. और अभी हमने पढ़ा कन्वर्जन कब हो सकता है. वो 2 तरीके से हो सकता है. बहुत ध्यान से, कन्वर्जन कितनी तरीके से हो सकता था? 2. वॉलेंट्री और मैंडेटरी. मैंडेटरी कब होगा? जब लिमिट एक्सीड होगी. लिमिट क्या थी? पेड अप और टर्नओवर. अब पेड अप हमारी कितनी होनी चाहिए थी? 40 से ज्यादा. या टर्नओवर कितने से ज्यादा होनी चाहिए थी? 400 से ज्यादा. क्या टर्नओवर हमारी एक्सीड हुई अभी? सॉरी 4 करोड़ था. सॉरी. तो कन्वर्ट हो सकता है. तो इस बार कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि टर्नओवर कितनी थी? 4. और इनकी टर्नओवर कितनी हो गई? सॉरी, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 35 करोड़. तो लिमिट एक्सीड हो गई. अगर लिमिट एक्सीड हो गई तो फिर तो कोई टाइम लिमिट है ही नहीं, कभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं. तो यस, कन्वर्जन इज पॉसिबल. बोलो समझ आया क्या? कन्वर्जन इज पॉसिबल. अब उल्टा कर दें. मान लो यही सेम कहानी करते हुए हम यहां पे लिख देते 3.5 CR. अब पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि सर अभी 2 साल पूरे नहीं हुए तो सर वॉलेंट्री तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकते थे. ये है हमारा टोटल कॉन्सेप्ट. क्या आपको इतना समझ आ सकता है? 1.5 घंटा लगाया अभी हमने और 1.5 घंटे में देखो आज क्या क्या सीख के गए. अब इस पूरे 1.5 घंटे को रिकैप भी करेंगे विद इन 5 मिनट्स. लास्ट के 5 मिनट में पूरा रिवाइज कि अच्छा आज हमने पूरी क्लास में क्या क्या पढ़ लिया. सुनते हैं ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से. आज की क्लास जब हमने शुरू करी तो हमने बोला सर कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं हम. कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी का मतलब क्या है सर? तो हमने लगा कम फॉर पेनी. आओ मिलकर क्या कमाए? पैसा. कम फॉर पेनी. पर लॉ ने इस का मतलब कुछ दिया है. कहता कंपनी मीन्स अ कंपनी. कंपनी है. रजिस्टर्ड या तो इस एक्ट में हो रही होगी या किसी भी लॉ में हो रही होगी. डेफिनेशन के सेक्शन की बारी अभी बाद में आएगी. मैंने कहा चलो कंपनी तो समझ आ गया सर. कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ. कंपनी कितने तरीके की होती है? मैंने कहा सर अभी 3 तो समझ लो. 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी. 1 पर्सन में मिनिमम 1 मेंबर, मैक्सिमम भी 1 मेंबर. प्राइवेट में मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200. पब्लिक में सर मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड. इतना तो आया. मैं कहा सर लेकिन एक बात समझ लो, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन जिसे लॉ में कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होना पड़ता है. कह रहे कहां करे रजिस्टर्ड? हमने बोला ROC के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास. क्या इतनी बात समझ आती है? तो मैंने बोला सर कंपनी को जब हम इनकॉर्पोरेट कराएंगे तो रजिस्ट्रार के पास कुछ डॉक्यूमेंट भी तो देंगे. पहली बात तो जो कराएगा उसे प्रमोटर बोलेंगे या सब्सक्राइबर बोलेंगे? वो जाएगा ROC के पास और या तो एक बंदा जाएगा या 2 जाएगा या 7, डिपेंड अपॉन टाइप्स ऑफ कंपनी. लेकिन 2 डॉक्यूमेंट लेकर जाएगा, एक MOA और एक AOA. MOA का मतलब था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें जनरली 6 बातें लिखी होती है और कभी कभी 7. मैंने बोला सर सबसे पहले उसका नाम पूछेंगे, दैट इज कॉल्ड नेम क्लॉज. कहां रहता है? दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. क्या करता है? दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट क्लॉज. सर कितनी लायबिलिटी ले सकता है? लायबिलिटी क्लॉज. कितना पैसा लगाएगा? कैपिटल क्लॉज. साइन कर, एसोसिएशन क्लॉज आ रहा है. और ओपीसी के केस में सर ये मर गया तो एक और बंदा, दैट इज कॉल्ड नॉमिनेशन क्लॉज. ये सारी बातें. और साथ में एओए क्या था?
इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, बाय लॉज। और मैंने इन दोनों की डेफिनेशन भी सीख ली। सर हमने बोला एक सीखेंगे दूसरा अपने आप आ जाएगा, तो हमने पहले सीखा एओए। एओए मींस एओए, एओए मींस एओए। अब बनाते हैं तो वेदर ओरिजिनली फ्रेम्ड या उसको चेंज किया और ऑल्टर टाइम टू टाइम इन अकॉर्डेंस विथ दिस लॉ और एनी अदर प्रीवियस लॉ। सेम हमने किसके लिए लगा दिया, एमओए के लिए भी। क्या इतना भी आता था? फिर मैंने बोला सर हमने ना सेक्शन मंत्र भी सीख लेने अब। तो मैंने कहा सर सेक्शन मंत्र पे हमने बोला हमें कंपनी की डेफिनेशन का सेक्शन आना चाहिए, एमओए का आना चाहिए, एओए का आना चाहिए, प्राइवेट कंपनी का आना चाहिए, ओपीसी का आना चाहिए और पब्लिक का आना चाहिए। क्या इतना आता है? तो मैंने इसके लिए एक मंत्र क्या बोला, आओ कंपनी बनाए, आओ कंपनी बनाए, एमओए और एओए भी लाओ, आओ कंपनी बनाए, एमओए भी लाओ और एओए भी लाओ। चाहे तुम ओपीसी बनाओ, चाहे तुम प्राइवेट बनाओ, चाहे तुम पब्लिक बनाओ। अब बोला सर एक नंबर याद कर लो जल्दी से, 20 56 5, 20 56 5। सर 62 68 71, 62 68 71, इतना आसान है। अब मैंने बोला आओ कंपनी बनाए, कंपनी इज इक्वल टू 20। सर उसके बाद हमने क्या बोला था 56, दैट इज कॉल्ड 56, तो एमओए इज इक्वल टू 56। आओ कंपनी बनाए, एमओए लाओ, साथ में क्या लाना है, एओए, दैट इज कॉल्ड सबसेक्शन 5 आ रहा है। फिर हमने बोला चाहे ओपीसी 62, फिर हमने बोला चाहे प्राइवेट 68, फिर हमने बोला चाहे पब्लिक 71। बोले इतना आता था क्या? ये था हमारा छोटा सा सबसेक्शन पहले यहां तक जो हमने अभी सीखा था। ये कहानी इतना आता है। फिर हमने जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं हर बार, मतलब फेवरेट टॉपिक है हमारे इंस्टीट्यूट का, दैट इज कॉल्ड 1 पर्सन कंपनी। हमने आज की क्लास में भी सीख लिया। ओपीसी में मिनिमम एक मेंबर, ये एक प्राइवेट कंपनी का ही पार्ट है जिसमें मिनिमम एक होता है और मैक्सिमम भी एक ही होता है। लेकिन 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 एक बात समझ लो सर, ओपीसी कंपनी जो बनी थी वो सिर्फ एक लाइन के बेसिस पे बनी है। हम अपने इंडिया के स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहते हैं, स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया इन कॉर्पोरेट फॉर्म। इसके लिए हमने बोला सर इन इंडिया का मतलब है हमारे बंदे के लिए बना रहे हैं। तो सर जो मेंबर होगा इसमें या जो नॉमिनी होगा इसमें वो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए प्लस सिटीजन इन इंडिया होना चाहिए। इसी बात से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। क्या बात आती थी? और उसके बाद स्मॉल का मतलब है सर बड़े काम नहीं करता होगा, बड़ा बिजनेस नहीं करता होगा, यानी बैंकिंग का काम वगैरह नहीं करता होगा, फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं देता होगा, चैरिटी का काम बिल्कुल भी नहीं करता होगा। और ये छोटी कंपनी होगा। छोटी कंपनी का मतलब था सर वो कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ और टर्नओवर 400 करोड़ के अंदर हो। बोला आता था क्या? 40 था वो, सारी 40 और 400 था वो। गलती से उधर भी हमने एक गलत लिख दिया आंसर, वो चेंज कर लेंगे अभी फटाफट से। देखो गलती से वहां पे मैं शायद 4 बोल गया था, वो क्वेश्चन करा था हमने, गड़बड़ कर दी वो जल्दी जल्दी में। यहाँ पे ये अगर 35 है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 40 और 4 और 40 है। क्या इतनी बात समझ आ सकती है? वो आगे पीछे हो गया, 50 होगा तो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि लिमिट हमारी क्या है, एक्स्ट्रा है। इतना समझ आता है? नहीं 50 है तो ज्यादा हो गई ना सर, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ आती है? फिर हमने बोला सर अगर ओपीसी स्मॉल कंपनी है तो स्मॉल कंपनी की लिमिट के हिसाब से है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। क्या इतनी बात आपको समझ आ सकती है? मिलते हैं अगली क्लास में, इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और अगली क्लास में ओपीसी के सारे एग्जाम के क्वेश्चन कर लेंगे, साथ साथ प्राइवेट के भी क्वेश्चन कर लेंगे और हमारा बेस 25% डन हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।